चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन लेक्चर में। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है दोस्तों, जीवों में जनन, उसका दोस्तों वन शॉट देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पूरा एकदम प्रॉपर जो नोट्स है बच्चों, बिल्कुल टॉपर लेवल का नोट्स है। जो टॉपर होता है यही सब नोट्स पढ़ते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को इसी प्रकार से हम आपको बढ़िया से बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिए, बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। नीचे आपको नंबर दिख रहा, उस नंबर पर कंटेंट कर सकते हैं, या तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग खुद से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जरूर ज्वाइन करना अगर आपको टॉपर बनना है, ठीक ना, एकदम बेहतरीन अंक आपको प्राप्त करना है, जरूर एक बार ज्वाइन कीजिएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो आइए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग बने रहे इस वीडियो में अंत तक, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और क्विज वगैरह कैसे लगाना है ये सब जानकारी हम आपको बताएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। तो आइए यहाँ से देखिए, क्लास 12 बायोलॉजी आपका दोस्तों एनसीईआरटी वन शॉट वीडियो, पूरा एक वीडियो में आपका फुल चैप्टर एनसीईआरटी का समाप्त हो जाएगा। चैप्टर का नाम आपको पता है कि जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक्स, यानी कि आपका जीवों में जो आपका जनन है ये चैप्टर है। क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 है, इसका वन शॉट देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद और भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। चलो यहाँ पर देखो, पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करना, या बैच ज्वाइन जरूर कर लेना। चलो आ जाओ। अगर देखिए टॉपर बनना है तो जरूर करना, ठीक ना। क्या कि एक स्टूडेंट होता है नंबर के लिए पढ़ता है, फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ता है। एक स्टूडेंट होता है अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए टॉपर बनना चाहता है, 400 450 सोच रखता है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो यहाँ पर आ जाओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो क्या क्या क्या, जीवन अवधि क्या है, यानी कि जीवन अवधि क्या है। देखो जीवों में जनन होता है, बहुत तरह से जनन होता है, ठीक ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन ये आता है कि जीवों में जो जीवन अवधि है ये है क्या, तब ना जीव जनन क्या है फिर बताएंगे। पहले देखो जीवन अवधि क्या है, जीवन काल जिसे हम कहते हैं। जीवन काल किसको कहा जाता है, जैसे कि बहुत सारे जीव है, तो वो सब जो जी रहे हैं जीवन दोस्तों, उसी को तो जीवन काल कहा जा रहा है, जीवन काल कहा जा रहा है उसी को। तो यहाँ पर देखो, किसी जीव के जन्म से लेकर के, देखो यहाँ पर ध्यान देना, किसी जीव के जन्म से लेकर के, ठीक ना, जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु, जब तक उसका प्राकृतिक मृत्यु न हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। यानी कि कोई दोस्तों जीव जन्म लिया, ठीक है, तो बच्चा मान लीजिए वो जीव जन्म लिया, कोई बच्चा भी जन्म लिया, उसके प्राकृतिक मृत्यु, जब तक उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु अपने से मृत्यु न हो जाए, उसी को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। यानी कि परिभाषा काफी ज्यादा आसान है कि कोई भी जीव अगर जन्म लेगा तो उसको एक दिन निश्चिंत है कि मरना है, तो वो जो शुरुआत से जो लास्ट तक का जो पड़ाव था उसी को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। परिभाषाएं काफी ज्यादा आसान है, किसी जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय कहलाता है उस जीव के जीवन अवधि कहलाती है। जैसे कि सभी बच्चों, सभी इंसान का क्या एक जीवन अवधि है, ठीक ना, एक लिमिट है जिसके लिमिट में सबको रहना है, ठीक ना। तो आइए यहाँ पर पहले देख लेते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, विभिन्न प्रकार के हमें की तरह दोस्तों जीवन निर्वाह करने वाले जीव जानते हो उनका जीवन काल क्या, तो वो पहले आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखो जैसे कि आप लोग जानते हैं माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मजीव को देखा जाता है, तो सूक्ष्मजीव की मृत्यु जो होता है कितने समय के पश्चात हो जाता है। देखो जीवन अवधि जो होता है सूक्ष्मजीव का, वो महज कुछ मिनटे या कुछ घंटे होता है, या तो वो मिनट 15-20 मिनट, या तो घंटा 1-2-3 घंटा रह सकता है, फिर वो जो सूक्ष्मजीव है वो क्या होता है, मर जाता है। फिर यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे प्यारे बच्चों, तो मेफ्लाई जो एक दिन का उसका जीवन अवधि, जो मेफ्लाई है इसका क्या एक दिन के जीवन अवधि होते हैं मेफ्लाई, ठीक ना। यहाँ पर देखो मेफ्लाई, देखो सिकार्ड है, ये सब क्या जंतु है जिसका जन्म एक दिन है। कुछ खरपतवार, ये सब क्या है, ये सब समझो सूक्ष्मजीव के जैसे छोटे छोटे कण है, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। फिर देखो यहाँ पर तितली का, देखो ये 1 से 2 सप्ताह तितली का जीवन काल होता है। क्या होता है, 1 से 2 सप्ताह। गेहूं जो जौ होता है वो 5 से 6 महीने रहता है, फिर क्या होता है, भिजने लगता है, इनकी खराब होने लगता है। घरेलू मक्खी, देखो घरेलू जो मक्खी रहती है, जो घर में मक्खी रहती है वो 6 महीने रहता है। जो घरेलू जो मक्खी होता है उसका जो जीवन अवधि है वो आपका 6 महीने तक होता है। और यहाँ से देखिए मूल्य चुकंदर जो होता है ये सबका 1 से 2 वर्ष होता है। देख लो मूल्य चुकंदर का 1 से 2 वर्ष जीवन होता है, समझ लीजिए 1 से 2 वर्ष मूल्य जो चुकंदर होता है जो हम लोग खाते हैं वो। और देखो यहाँ पर चूहा जो होता है इसका जो जीवन काल होता है 3 साल होता है। सोच लो एक चूहा में 3 साल का जीवन काल इसका होता है, 3 साल समझ लीजिए। मेढक, लो मेढक
दो यानी कि चूहा का में जीता मेढक, सोचो मेढक का ही ज्यादा है 3 गुना 9 वर्ष जीता है, ठीक ना। कौन? मेढक 9 वर्ष जीता है। और यहाँ पर देख लो हंस जो है कितना वर्ष जीवित रहता है, तो 12 वर्ष। हंस कितना वर्ष? 12 वर्ष। ये सब याद रखना है, क्या कि एक बार में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। देखो यहाँ पर कौवा जो है, कौवा देखो कौन कौन करने वाला कौवा, ठीक ना, ये आपका 15 वर्ष जीवित रहता है। कितना वर्ष? 15 वर्ष कौवा जीवित रहता है, समझ लीजिए 15 वर्ष से इतना ज्यादा। मगर मरमर पक्षी, देखो मरमर पक्षी ये क्या 12 वर्ष जीवित रहता है। और यहाँ पर देखो मंकी, बंदर, देखो देखो यार 26 ईयर 26 साल तक, ठीक ना, 26 साल तक एक बंदर जीवित रह सकता है, समझ लीजिए, अनुमान लगा लीजिए 26 वर्ष, समझ लीजिए कितना ज्यादा है। और यहाँ पर गाय, देखो कोई भी गाय है वो आपका भी 26 वर्ष तक जीवित रहता है। कोई भी गाय भैंस जो भी है बच्चों, ये सब क्या 26 वर्ष एक नियमित अंतराल में तो इनका मृत्यु होता है, यानी कि 26 वर्ष समझिए। एक समझिए 26 वर्ष मैंने समझिए, मनुष्य से लगभग प्रतिशत की बात करें तो समझिए 33% है, गाय जी लेता है 33%। और यहाँ पर देखिए भेड़, देखिए भेड़ जो होता है वो आपका क्या 20 वर्ष, देखो भेड़ का 20 वर्ष, जो जिसका कोई काम उतना नहीं है वो 20 वर्ष जी रहा है। साथ में घरेलू जो चिड़िया जो है वो आपका 20 वर्ष, देख लो चिड़िया का भी 20 वर्ष है, ठीक ना। यहाँ पर चिड़िया जो होता है उसका भी 20 वर्ष है। कुत्ता जो डॉग होता है उसका देखो 20 से 30 वर्ष हो गया, यानी कि अब तक जो सबसे ज्यादा पढ़े वो कुत्ता का सबसे ज्यादा हो गया, 20 से 30 वर्ष तक ये जीवित रहता है। बिल्ली देखो, बाप रे, बिल्ली देखो 35 से 40 वर्ष, समझ लो 35 से 40 सबसे ज्यादा बिल्ली हो गया। फिर देखो व्हेल, आप लोग देखे होंगे, इनका जो है 37 वर्ष है। और हाथी का 65 वर्ष, समझे मनुष्य से तुलना हो गया। हाथी जो होता है बच्चों, एलिफेंट जो होता है एकदम मनुष्य की तरह जीता है, 65 वर्ष जीवित रहता है, ठीक ना। और मगरमच्छ जो होता है वो 60 वर्ष जीवित रहता है, समझ लीजिए। ऊंट कितना? तो ऊंट मात्र 35 साल, ठीक ना। फिर उसके नीचे समुद्री अर्चिन 78 वर्ष। और गीध जो है 90 वर्ष, समझिए मनुष्य से भी ज्यादा 90 वर्ष जो एक गीध होता है उड़ने वाला 90 वर्ष। सुअर देखो, सुअर 80 वर्ष, विश्वास हो रहा है? सुअर जानते होंगे वो 80 वर्ष जीवित रहता है, समझ लीजिए कितना ज्यादा है, मनुष्य से भी ज्यादा, ठीक ना। चलो यहाँ पे देखो सुअर, ठीक ना, सुअर कितना था? 80 वर्ष। मानव देखो 100 वर्ष, औसतन 60 है। औसत क्या कर दिया? आजकल जान रहे हो प्यारे बच्चों क्या क्या चल रहा है, आजकल देख रहे हो काफी ज्यादा प्रदूषण में फैलता है, आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इस बार देखते हो गैस पर खाना बनता है, उससे मनुष्य जीवन जो प्रभावित हुआ है, यानी कि गैस जो होता है इस सब से भी। और देख लो आजकल ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो क्या होता है मानव जीवन जो होता है छोटा होता जा रहा है, विस्तृत छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल जो है आधुनिक काल में क्या है कि बहुत सारा आविष्कार हो चुका है जो कि मनुष्य को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है, ठीक ना। तो ये मनुष्य का दोस्तों कई तरह का बीमारियां धर रहा है, इस कारण से इसका जो औसत जो आयु हो गया 60 वर्ष हो गया है। लेकिन 60 नहीं कहिए तो, लेकिन 80 से देखिए 70 से लेकर के कम से कम लगभग 85 तक जीवित रहते हैं, ठीक ना। 90 मैक्सिमम समझिए हो जाता है, मैक्सिमम हाईएस्ट हो जाता है। लेकिन औसत 60 वर्ष है, अधिकतम 100 वर्ष, ठीक ना, ये लिमिट रख दिया है। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तोता जो है, तोता जो 140 वर्ष, समझ लो मनुष्य से दुगुना, मनुष्य से दुगुना समझो ये है तोता। बरगद वृक्ष देखो 100-200 वर्ष जो वृक्ष होता है, आप लोग देखोगे बरगद का वृक्ष वो जो होता है 200 वर्ष जीता है। और कछुआ जो होता है वो आपका 200 वर्ष। और सफेद ओक वृक्ष जो है 500 वर्ष, समझ रहे हो 500 वर्ष, 500 वर्ष मैंने, समझ रहे हो दादा के दादा के दादा के परदादा वो वाला जुग आ जाएगा। तब पर एक जो वृक्ष बच्चों सफेद ओक वृक्ष ये समाप्त नहीं होगा। चलो ये थे दोस्तों क्या जीवन काल कुछ जीवों पर, ये सब ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको तो पता ही होगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। चलिए एकदम आराम से कीजिए, काफी आसान आसान टॉपिक है। देखो जनन क्या है, यानी कि देखो जीवन काल क्या, ये आप लोग समझ गए। अब जनन क्या है? जीवों में जनन, जीव मतलब बहुत सारा हो गया, मनुष्य भी हो गया, उसमें जीव भी हो गया, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को हम लोग देखते हैं, तो वो सब क्या है? जनन। तो इसमें जनन क्या है? सभी जनन कर रहा है, वो मनुष्य करे या जीव जंतु करे, कोई भी करो। देखो जनन क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन है, जनन है, वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान परिभाषा है। जीवों में होने वाले वैसी प्रक्रिया, ठीक ना, जीवों में होने वाले वैसी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? ध्यान देना, जीवों में होने वाले वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, यानी कि इसमें जो होता है जीवन जो होता है बच्चों, जीव जो होता है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, तो इसकी संख्या बढ़ाकर के अपने अस्तित्व को कायम रखता है, इसको प्रजनन कहता है या जनन कहते हैं। यानी कि जनन वो प्रक्रिया है जिसमें अपने जैसे संतान है
अपने संतान की उत्पत्ति करता है और ये अपना जो अस्तित्व है सालों साल नियंत्रण दोस्तों जारी रखता है। जैसे मनुष्यों का देखिए 1000 वर्ष पहले भी जाएगा तो मनुष्य था, वो क्या हुआ, जनन करते करते उसका क्या आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते आ रहा है। तो इसी को अपने संतान की उत्पत्ति को कायम रखने के लिए, अस्तित्व को कायम रखने के लिए क्या करते हैं, जीव जनन करते हैं। यानी कि एग्जाम में आपका पूछेगा कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, ठीक ना, ये सभी पूछ सकते हैं। तो आप लोग खुद होनहारों लिख सकते हो कि जीवों में जनन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि अपनी पीढ़ी को, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अपने अस्तित्व को निरंतर बनाए रखने के लिए जीव जो होते हैं, कोई भी जीव हो, अपना क्या होता है, जनन करते हैं। इससे क्या होगा कि जो इसका अस्तित्व होगा, इसकी जो प्रस्तुति होगी वो क्या रहेगी, समाज में बनी रहेगी, ठीक ना। तो ये बात आप लोग समझिए, बहुत हौला है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर लोगे। एक बार में समझाने की जरूरत नहीं है, ये खुद समझ सकते हो। चलिए यहाँ पर देखिए प्रजनन के प्रकार। देखो प्रजनन दो तरह कैसे होता है, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। मनुष्य में कौन जनन होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि क्लास 10th में पढ़ना था, ठीक ना, और 12th में पढ़ना है, ये तो आप लोग वाकिफ हो इससे, ठीक ना। तो देखो जनन जो है दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन के होता है। परिभाषा जानते होंगे तो जरूर बताना बच्चों कि मानव में कौन सा जनन होता है। चलो यहाँ पर देखो पहला परिभाषा आपका लैंगिक जनन हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना। फिर क्या लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल प्रोडक्शन, ठीक ना, रिप्रोडक्शन। तो देखो अलैंगिक प्रजनन क्या, अलैंगिक प्रजनन क्या है बताओ, अलैंगिक प्रजनन क्या। देखो परिभाषा कितना आसान है, जीवों में होने वाले वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अकेले, जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अकेले अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इस जनन से जो उत्पन्न संतान हो गए अपने जनक के समान हो गए, यानी कि इसमें जो है मेल फीमेल का अंतर करना मुश्किल है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में क्या है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसमें या तो पुरुष हो सकता है या तो स्त्री हो सकता है, लेकिन इसमें अलैंगिक जनन में है कि अपने जैसे संतान की एकल जनक की उत्पत्ति करता है, यानी कि जीवों में होने वाले वैसे प्रक्रिया जिसमें जीव अकेले में ही, ठीक ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉइंट है। अलैंगिक जनन में क्या अकेले ही आपका क्या करता है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, यानी कि इसमें दो की आवश्यकता नहीं होती है नर मादा की, इसमें अकेले ही जीव जो होता है अपना जनन कर लेता है, उसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में देखो क्या क्या होता है, देखो अमीबा इसका एक उदाहरण है, पैरामीशियम क्या उदाहरण है, ये आपका अलैंगिक जनन का काफी ज्यादा बेहतर हो जाना है। क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा रहा है कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, पैरामीशियम में कौन सा जनन होता है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। परिभाषा तो याद हो गया होगा, जीवों में होने वाले वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने अकेले ही अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें अपने जनक के जैसे अकेले में क्या होता है, जीवों की उत्पत्ति कर लेता है, जैसे अमीबा पैरामीशियम हुआ। और ये जो अलैंगिक जनन होता है प्यारे बच्चों, ये जो अलैंगिक जनन ये कितना प्रकार का होता है ये पहले समझो, फिर लैंगिक जनन बाद में जानेंगे, पहले जो अलैंगिक जनन है उसके बारे में पहले पढ़ो। देखो अलैंगिक जनन के प्रकार, देखो अलैंगिक जो जनन है इसके कितने प्रकार हैं। अलैंगिक जनन निम्न प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं, यानी कि अलैंगिक जनन प्यारे बच्चों वो कितने प्रकार का होता है देख सकते हो। अलैंगिक जनन आपका 6 तरीके से होता है। पहला द्विप्रजनन होता है, द्विप्रजनन पूरा एकदम परिभाषा सटीक के साथ बताऊंगा, और ये मेरा 100% गारंटी है प्यारे बच्चों, आपको नहीं समझ में आएगा वीडियो को लाइक किया तो अनसब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं समझ में एकदम 100% फिगर के साथ समझाऊंगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द्विप्रजनन यानी कि बाइनरी फैशन। देखो यहाँ पर द्विप्रजनन, फिर क्या मुकुलन प्रजनन, फिर बीजाणु ज्वाला प्रजनन, फिर कांडन प्रजनन, फिर आपका पूर्ण जनन प्रजनन, फिर कायिक प्रजनन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, ये जो होता है अलैंगिक जनन के प्रकार थे, ठीक ना, ये क्या थे अलैंगिक जनन के प्रकार थे। अब अलैंगिक जनन में 6 प्रकार हुए, 6 का परिभाषा क्या है, कैसे याद रखना है, देखिए कितना बढ़िया, बिल्कुल आपको प्रूफ यानी कि फिगर के साथ हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर द्विप्रजनन क्या है, फिगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को देखते हैं फिगर से परिभाषा निकाल लोगे, इतना आसान है, एकदम आसान किया, आसान से आसान कर दे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए परिभाषा क्या है, अल्लाह देखो यहाँ पर द्विविभाजन, द्विविभाजन का मतलब समझ लोगे आप लोग नाम से, द्विविभाजन का मतलब 2 भागों में क्या होता है, टूटा होगा,
द्विविभाजन का मतलब क्या हुआ, दो भागों में क्या होगा, टूटा होगा, ठीक ना, विभाजन, ठीक ना, द्विविभाजन मतलब दो भागों में क्या होगा, टूटा हुआ होगा। परिभाषा समझिए, जब एक जनक के बीच सुकोर करके, यानी कि एक जनक जो है, यानी कि एक जनक मैंने बोला अलैंगिक जनन में होता है, तो इसमें एक जनक जो है दो भागों में टूट जाता है। जैसे कि जब एक जनक के बीच में सुकोर करके दो भागों में टूटता है तो दो संतान उत्पन्न करता है, इससे हम लोग द्विविभाजन करेंगे। यानी परिभाषा क्या था, एक जनक जो है टूट करके दो भागों में छोड़ता है तो दो नया संतान उत्पन्न करता है, इसी को हम लोग द्विविभाजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना तथा सभी प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी है, जितने भी प्रोटोजोआ संघ है उनके जितने भी प्राणी होंगे, जितने भी संतान होंगे, उसी को हम लोग कहेंगे द्विविभाजन। देखो फिगर नहीं समझ में, फिगर इसीलिए तो बनाया गया है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए प्यारे बच्चों। ये देखो ये क्या है, दो भागों में टूट गया, ध्यान दीजिएगा। देखो कैसे कैसे टूटा, इस प्रकार से आपका क्या हुआ, ये आपका जनन है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका जनन है, ठीक ना, ये आपका क्या है, सिकोड़ करके क्या होता है, दो भागों में टूटता है। पहले तो ऐसा था, ठीक ना, ये अपने में ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, थोड़ा फैल हुआ, जब फैल हुआ तो ये टूटने लगा, ठीक ना, दो भागों में क्या हुआ, टूटने लगा। देखो यहाँ पर दो भाग में टूट गया, फिर टूटते टूटते देख रहे हो ना, दो संतान की यहाँ पर उत्पत्ति कर ले रहा है। तो ये देखो दो संतान की उत्पत्ति हो गया, और इसी को हम लोग कहेंगे द्विविभाजन। यानी कि एक जनक से दो जीव उत्पन्न हो गया, एक जनक से दो जीव उत्पन्न हो गया। देख सकते हो, एक पहले ऐसा था, फिर दूसरा बार में ऐसा हुआ, फिर तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा, छठा बार में देखो ये दो टुकड़ों में टूट गया, ठीक ना। देखो यहाँ पर हुआ होल थोड़ा सा हुआ, फिर यहाँ से पूरा काटा, फिर यहाँ से देखो दो टुकड़ों में बट्टा में डिवाइड हो गया। ये था द्विविभाजन। कितना आसान था आप लोग बताइए, इतना आसान, इतना फिगर आपको आसान कर दिया। परिभाषा आपको समझ में नहीं है, लेकिन फिगर से वो आपको बात को क्लियर हो रहा है कि इसमें एक जनक 200 सिकुड़ करके, देखो सिकुड़ रहा है ना, सिकुड़ रहा है ना, यहाँ पर आपको सिकुड़ रहा है कि नहीं, देखिए सिकुड़ रहा है ना, तो सिकुड़ रहा है तो ये दो भागों में टूट जा रहा है। देखो यहाँ पर पहले काला ब्लू हुआ तो यहाँ पर आपका टूटा, फिर इसका दर टूटा कि दो भागों में टूट गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्विविभाजन कहेंगे। और ये मुझे लगता है एकदम बिल्कुल 101% आपको क्लियर हो गया होगा, और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद सही में आपको और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से फिगर से बनाए, चलिए बहुत बढ़िया, दोनों मीडियम के छात्र के लिए है, ये नहीं कि खाली इंग्लिश में हिंदी मीडियम में। देखो यहाँ पर परिभाषा भी था दोनों मीडियम का, यहाँ पर भी आपका दोनों मीडियम का परिभाषा है, ठीक है ना। दोनों को लेकर के चलते हैं, करके दोनों को टॉप करना है। भेजने पर देखो इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ लो क्या लिखा हुआ, समझा तो दिए ना। चलो यहाँ पर दूसरा में आता है अलैंगिक जनन, प्यारे बच्चों सॉरी मुकुलन, अलैंगिक जनन का दूसरा भाग, ठीक ना। अलैंगिक जनन का दूसरा भाग क्या होता है, मुकुलन। ये मुकुलन क्या है, देखो परिभाषा एकदम काफी शानदार है, याद होने की गारंटी मेरी। देखो मुकुलन, बंडिंग क्या है, बंडिंग माने समझते हो, बंडिंग का मतलब होता है लपेटना, किसी चीज पर लपेटना। जैसे हाथ काट दिया तो उसको क्या कहते हैं, बंडिंग करते हैं। देखो बंडिंग इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो कितना बढ़िया परिभाषा से आप लोग समझ। अच्छा ऐसा बात है सर, ये देखेंगे हम पहचान रहे हैं कि क्या है, ठीक ना, आप लोग देखेंगे पहचान रहे हैं। चलिए ये अलैंगिक प्रजनन की एक ऐसी विधि है, ये अलैंगिक प्रजनन की ऐसी विधि है, इसमें शरीर का एक छोटा सा भाग में उभार आता है, यानी यह शरीर का एक ऐसा भाग है जिसमें शरीर के कोई एक भाग में ऐसा उभार उत्पन्न होगा, ऐसा छोटा सा उभार बनता है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यानी कि क्या होगा कि शरीर में एक छोटा सा उभार होगा, क्या होगा, उभार होगा, वो क्या होगा, धीरे 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 समय दर समय पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, बढ़ते जाएगा। जब बढ़ते जाएगा तो इसे कलिका या मुकुल कहेंगे। क्या कहेंगे, जब बढ़ने की जो क्रिया होगी, जैसे छोटा था, जैसे कोई संतान हुआ था, क्या उसको बच्चा नाम देते हैं, बच्चा बड़ा बड़ा होते क्या बनता है, आदमी बन जाता है। उसी प्रकार ये जो उत्पन्न हो रहा है कालिका, इसको कहेंगे या मुकुल कहेंगे, मुकुला नहीं कह देंगे। ये जो उत्पन्न हो रहा है, धीरे जो बढ़ रहा है, ठीक ना, बच्चा को बाद में नाम पड़ा आदमी, उसी प्रकार से कालिका का नाम और मुकुल का नाम आगे चल के बना मुकुलन, क्योंकि बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है अभी, इसलिए जो हम लोग कहेंगे कालिका या मुकुल, जिसे कहेंगे बचपना इसको, ठीक ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बनने की प्रक्रिया जो होता है, इसके जो बनने की प्रक्रिया, ठीक ना, बच्चा से लेकर बड़ा आदमी बनने तक की प्रक्रिया क्या कहेंगे, इंसान कहेंगे। उसी प्रकार से इससे हम लोग क्या करेंगे, बनने की प्रक्रिया मुकुलन कहेंगे। मुकुलन जनक का शरीर के अलग हो करके, मुकुल जो है शरीर से अलग होकर के नए संतान को उत्पत्ति कर देता है। यानी कि यहां से आप लोग देख लो, इसी फिगर को आप लोग देख लो ना, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको पेश कर रहा है। इस प्रकार से था, लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रकार का क्या हुआ, प्रजनन हुआ, छोटा सा भाग में उभार आया। ये आप लोग देखिए छोटा सा उभार आया,
तो यहाँ से टहनियां निकली होगी, जैसे कि आप लोग पेड़ों को भी देख लो इस प्रकार से निकालता है तो क्या होता है, वहां से भी क्या होता है, पत्ते बिकना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो होता है मुकुलन होता है, ठीक है ना। ये देखो कितना बढ़िया परिभाषा है, आपको एकदम याद हो जाएगा। यानी कि अलैंगिक प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी दोस्तों क्या होता है, छोटा सा उभार होता है। छोटा सा उभार होने के कारण उसमें दो बड़ा छोटा सा उभार आने के कारण क्या होता है, इसमें जीव क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और इसे हम लोग मुकुल या मुकुलन कहते हैं। और इसे बनने की प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। और मुकुलन में आप लोग देख सकते हो यहाँ से क्या हुआ, मुकुल के जनक से अलग होकर के आपका नया संतान उत्पन्न किया, यानी कि इससे निकल करके ये को संतान बड़ा निकल गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे मुकुलन। एकदम बहुत ही जबरदस्त परिभाषा, आपको टेंशन है पीडीएफ नोट्स का एप्लीकेशन है, इसके बगल में वीडियोस होगा, लेक्चर होगा, टेस्ट होगा, उसके बगल में आपका नोट्स होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको नोट्स भी दे देंगे ऑल सब्जेक्ट का, ठीक ना। लेकिन थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है। अगर बैच ज्वाइन कर लोगे तो ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि बैच में ही आपका ये सब मिल जाएगा, ठीक ना। तो बैच ज्वाइन किया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो नहीं ज्वाइन किया पैसा मत देखिए, क्योंकि आपको टॉपर बनना है, मात्र 1000 रुपया भी लग रहा है, ठीक ना। फिर आपका बढ़ जाएगा तो फिर आप लोग देखते रह जाओगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो बीजाणु प्रजनन क्या है, टॉपर बनना है जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि पूरा पूरा एकदम वैसा ही कंटेंट देंगे जो आपको टॉपर के लिए कारगर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो बीजाणु प्रजनन क्या है, ठीक ना। बीजाणु प्रजनन है वो क्या है, देखो बीजाणु प्रजनन क्या है, फिगर देख के आप लोग समझिए क्या है, समझ जाओगे। थोड़ा पहले परिभाषा समझे। इसमें जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, इसमें जो जीव होते हैं क्या उत्पन्न करते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, जीव जो होते हैं आपका बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर के, यानी कि जीव जो होता है बीजाणु मैंने बीज, जैसे कि कुछ आप लोग खाए, ठीक ना, जैसे कि जामुन खाए तो उसमें क्या निकला, बीज निकला। बीज निकला तो वो क्या करते, रोप देते तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें क्या हुआ, अंकुरित होकर के, अंकुर मैंने कि क्या हुआ, फूल गया होगा या लगभग समझो उड़ गया हो गया होगा। जैसे कि आप लोग चना क्या होता है, अंकुरित करके कभी खाए होंगे तो उसमें क्या होता है, अंकुरित हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा फूदना उसमें से निकालने लगता है। तो नया जो जीव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बीजाणु प्रजनन कहते हैं। देखो बीजाणु नाम से पता चल रहा है, बीजाणु यानी कि बीज, बीजाणु का प्रजनन यानी कि वो अकेले नहीं हो गया, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीजाणु प्रजनन कहेंगे। जैसे कि आप लोग देखो, आप लोग चने को देखो अंकुरित करके नहीं खाते, चने आप लोग खाओगे तो आपको पता होगा अंकुरित हो जाता है, यानी कि उसमें तो थोड़ा थोड़ा क्या निकले लगता है, उसमें से थोड़ा सा अंकुरित, यानी कि ये चना है तो इसमें से कुछ न कुछ उजर उजर के निकलने लगता है, तो उसी को अंकुरित करते हैं। और यही होता है बीजाणु अंकुरित, ठीक ना। बीजाणु अंकुरित होकर के नए जीव उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए पेंसिलियम की 200 कोनिडिया ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक ना। जैसे यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर तो पूरा फिगर ही नहीं है, ठीक ना। इसमें क्या हुआ, अंकुरित हुआ है, देखो पूरा पूरा फिगर नहीं है, इसमें से क्या हुआ, अंकुरित होकर के ये भाग निकला है। तो इसी को क्या कहेंगे, बीजाणु प्रजनन कहेंगे। ये बहुत ही आसान है, ठीक ना। हर बात को आप लोग समझिए, एकदम काफी आसान है और पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया टॉपिक था, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक क्या कहा जा रहा है। देखो खंडन प्रजनन, नाम से पता चला खंड हो जा रहा है, इसका क्या हो जा रहा है, इसका खंड हो जा रहा है, ठीक ना प्यारे, क्या हो जा रहा है, इसका खंडन हो जा रहा है। नाम से पता चला खंडन प्रजनन, क्या खंडन प्रजनन, नाम से पता चल रहा है। देखो खंडन प्रजनन का अर्थ होता है खंड में टूटना। खंडन प्रजनन का अर्थ क्या होता है, खंड में टूटना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर खंडन, खंडन का मतलब होता है प्रजनन, खंडन का प्रजनन का अर्थ है खंडों में टूटना। प्रत्येक खंड में नए जीव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि खंडन प्रजनन में क्या होता है, खंड हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है। जब टुकड़ा होता है तो टुकड़ा होता है, नए नए जीवों को उत्पत्ति ले लेता है, यानी कि इस प्रक्रिया को हम लोग खंडन प्रजनन कहेंगे। उदाहरण के लिए स्पाइरोगोइरा है, ठीक ना। ये सब उदाहरण भी आप लोग याद रखना। देखो परिभाषा कितना बढ़िया था, खंडन प्रजनन का अर्थ है खंड में टूटना। मान लो ये कोई दोस्तों खंडन प्रजनन का एक एग्जाम्पल था, ठीक ना। ये एग्जाम्पल था प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल तो था, लेकिन आगे चल करके ये दो भागों में टूटा, ये आपका दो भागों में टूटा, ठीक ना। ये दो भागों में टूटा, ये आपका पैच दो भागों में टूट गया। तो ये क्या हुआ, ये आपका खंडन प्रजनन कहलाया, क्या कहलाया,
खंडन प्रजनन कहलाया। एकदम बहुत आसान है, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। खंडन प्रजनन का अर्थ होता है खंड में टूटना, प्रत्येक खंड का नया जीव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि ये मान लो कि 5 भाग में टूटेगा, तो प्रत्येक खंडवा जो होगा ना, 5वां भी खंड होगा ना, वो भी आपका जीव का रूप ले लेगा, एक नए जीव का उत्पन्न हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खंडन प्रजनन कहते हैं। नाम से ही आपको पता हो रहा है, नाम से ही काम का पता चलता है, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग काम का पता चल गया और याद भी हो गया होगा। चलो आ जाओ, आराम आराम से पढ़ना, ठीक ना, कोई घबराहट नहीं। बहुत छोटा सिलेबस नहीं है बायोलॉजी, बड़ा सिलेबस है, इसीलिए कहते हैं मैथमेटिक्स लीजिए। अगर आपको डॉक्टर बना तभी बायोलॉजी लीजिए, अगर अथवा आप कमजोर है मैथ में तो मैथ लीजिए, ठीक है। लेकिन मैथ में आपका जो है कॉन्सेप्ट है एकदम हीरा की तरह आपका चमकेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बायोलॉजी में आपको हर बात याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है। चलिए यहाँ पर देखिए पूर्ण प्रजनन, ठीक ना, पूर्ण जो प्रजनन है वो क्या है। देखिए पूर्ण प्रजनन का क्या होता है, जैसे कि आप लोग छिपकली देखे होंगे, तो छिपकली का पीछे वाला जो भाग होता है, ठीक ना, पीछे वाला भाग क्या होता है, पूंछ, वो काटता है, क्या होता है, फिर से नहीं जन्म लेता, तो उसी को प्रजनन कहते हैं, पुनः प्रजनन। या अपना नाखून ही ले लीजिए, अगर वो टूटेगा तो वो क्या नया नहीं उत्पन्न होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण जनन प्रजनन, ठीक ना। क्या कहेंगे, पूर्ण जनन, पुनः वो जनन कर गया, पुनः वो जन्म गया। जैसे कि आप लोग देखिए, कोई भी आप लोग देखे होंगे छिपकली का जब भी पीछे वाला भाग कटेगा, ठीक ना, क्या बोलते हैं उसको, पूछ, तो वो रिप्रोडक्ट हो जाएगा, खुद से क्या हो जाएगा, जनन कर लेगा, सॉरी खुद से वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसी को कहते हैं पूर्ण जनन, यानी कि पूर्ण माने पूर्णतः, फिर से वो क्या हुआ, जनन कर लिया। अपना नाखून देखो, बचपन में दांत भी देखो टूटा होगा तो फिर से हो गया होगा, तो इसी को कहते हैं पूर्ण जनन प्रजनन। इसमें क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें जीवों का काटा हुआ भाग, जिसे काटा हुआ भाग पूछ क्या होता है, नए जीव उत्पन्न करता है। देखो यहाँ पर काटे हुए भाग क्या होता है, उत्पन्न करता है, तो उस हम लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या है कि इसमें जो होता है काटा हुआ भाग, देखो यहाँ पर छिपकली भी है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, छिपकली का देखो पीछे वाला भाग का था, कटता था, देखो यहाँ पर फिर क्या हुआ, उत्पन्न हो गया। देखो इतना बढ़िया से हम आपका फिगर लगाए हैं कि आपको एकदम देखते ही याद आ जाए, हाँ एकदम याद हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर देखो, इसको नाम क्या बोलते हैं, भूल रहे हैं, इसका नाम क्या था, जो चाइनीज खाता था इसको, ठीक ना, नाम भूल रहे हैं, ठीक ना। इसका कोई भाग कट गया, ठीक ना, तो ये अपने रिप्रोडक्ट हो जाएगा, अपने ही जनन कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खुद से जनन कर लेगा। जिस प्रकार से ये होता है, ये आपको छिपकली जो दिख रहा है इस प्रकार से, ठीक ना, तो ये सब एक कर लेता है। इसका उदाहरण जो है हाइड्रा और स्पंज है, इसका उदाहरण है। चलिए बहुत बढ़िया है और बिल्कुल याद होगा आपको, ये गारंटी मेरा है, ठीक ना। चलो ये था पूर्ण जनन, और मुझे उम्मीद है यहाँ से याद हो रहा होगा। और देखो यहाँ पर बायोलॉजी का क्लास आपको दिख रहा है, ठीक ना, यहाँ पर बायोलॉजी में इंग्लिश का आपको दिख रहा है, इंग्लिश के लिए इसीलिए ऐड किया। देखो हम पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, तो हम आपका हर चीज आपको लिख लिख करके पढ़ा करके समझाते हैं क्या क्या हुआ, ठीक ना, ये सब बताते हैं। और बायोलॉजी में इसीलिए हम आपको कह दे कि बायोलॉजी जो बहुत पढ़ना है, कितना हम आपको लिख लिख के समझाएंगे। देखे कि इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों हो जाएगा, इसीलिए पीडीएफ सीधे लेकर आ गए, ठीक ना, नहीं तो पीडीएफ हमको ऐसे पढ़ाने का मन नहीं करता है, आपके बदौलत लेकर आ गए, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखिए, कायिक प्रजनन क्या, ठीक ना, हर एक सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, क्या कि जितना 10 में से क्या है 7 स्टूडेंट्स क्या हिंदी मीडियम क्या, तो 3 स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के, चलिए 30%। कायिक प्रजनन क्या है, ठीक ना, कायिक प्रजनन है वो क्या है, तो देखो यहाँ से आप लोगों को पता चला है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे पता चला कि कायिक प्रजनन पौधे के पुष्प को छोड़ करके, देखो कायिक प्रजनन जो है अपने पुष्प को छोड़ करके, कायिक प्रजनन अपने पुष्प को, कायिक प्रजनन पौधे के पुष्प, सॉरी पौधे के पुष्प को छोड़कर, पौधे का जो पुष्प होता है उसको छोड़ करके पौधे के किसी शारीरिक भाग, जैसे जड़ कि जैसे कि हमारा भी शरीर है तो किसी भी भाग से, ठीक ना, इसी प्रकार से जो पौधा होता है, ठीक ना, पौधे पुष्प को छोड़ करके, जानते हो कि पुष्प से ही किसी फल का निर्माण होता है, तो पुष्प को छोड़ करके बोल रहा है, पुष्प को छोड़ करके पौधे के किसी भी शारीरिक भाग, जैसे तना, जैसे क्या जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, कलिका कलिका इत्यादि में नए पौधों का निर्माण की एक प्रक्रिया है। यानी कि कायिक प्रजनन प्यारे बच्चों वो है जो कहीं से भी, जिसकी नहीं कहते जीवन जो है कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, ठीक ना, उसी प्रकार से इसमें भी है कि इसमें जो है किसी भी पौधे के, देखो एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, किसी भी पौधे के किसी भी भाग में, ठीक ना, सिर्फ पुष्प को छोड़ करके तना, जड़, पत्ते, किसी भाग में क्या होता है
रिप्रोडक्ट होता है, जनन करता है, यानी कि वहां पर नया भाग उत्पन्न होता है, नए निर्माण पौधे का होता है। तो ये जो प्रक्रिया होगी इसी को हम लोग कायिक प्राकृतिक प्रजनन कहेगा। इसे प्राकृतिक नाम क्यों दिया गया? अब ये सोचो, नेचुरल नाम इसलिए दिया गया, ये कोई मानव ने नहीं उत्पन्न किया, ये अपरूप हो गया। जैसे आप लोग देखोगे आम के पेड़ में क्या नीम का पेड़ कभी होता है कि नहीं? जैसे आप लोग देख लीजिए आम के पेड़ में कभी अमरूद का पेड़, तो वो क्या है, ये क्या है, तो यही प्रजनन न हुआ पेड़ लाल, यही न हुआ कायिक प्रजनन। उसी को न कहते हैं जो किसी भी पौधे में कायिक प्रजनन तब होता है जब पौधे का क्या पुष्प को छोड़ करके पत्ता, तना, जड़ कहीं पर भी एक नया पेड़ का उत्पन्न हो जाता है, यानी कि एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मुझे लग रहा है कि 101% आपको समझ में आ रहा है, और बिल्कुल ये 101 नहीं, क्या बोले इसको 110% कर लीजिए, ठीक ना। ये बिल्कुल समझ में आपको आ रहा है, इतना बढ़िया से हम आपको रिप्रेजेंट किए हैं हर एक चीज को, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको हर एक चीज मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक ना। चलो यहां तक तो था अलैंगिक जनन। पहले मैंने जाना कि जीवन अवधि क्या था, जीवन अवधि के जानने के बाद सभी जीवों का मैंने जन्म बताया, कितना कितना सबका होता है। फिर उसके बाद हुआ जनन। जनन क्या वो बताएं, तो जनन में दो प्रकार का हुआ, एक लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। हम तो अलैंगिक जनन पढ़ चुके, अलैंगिक जनन तो पढ़ सके, आगे लैंगिक जनन पढ़ना है वो पढ़ेंगे। उससे पहले ये जो आपको टेबल दिख रहा है कायिक प्रजनन की विधियां, जो कायिक प्रजनन था इसके पहले अभी लैंगिक जनन चल रहा है, ठीक है। अभी अलैंगिक जनन चल रहा है। लैंगिक जनन बहुत छोटा है, उस टेंशन नहीं, तुरंत खत्म हो जाए। अभी अलैंगिक जनन चल रहा है। कायिक प्रजनन की विधियां क्या है, जैसे अभी हम आपको बताया ना, कायिक प्रजनन नए पौधों का निर्माण, उसमें तो देखो ये दो तरह से होता है, एक नेचुरल वेजिटेबल रिप्रोडक्शन के प्राकृतिक वर्धे प्रजनन, और दूसरा क्या कृत्रिम वर्धे प्रजनन, यानी कि कृत्रिम जो वर्धे प्रजनन है, यानी कि आर्टिफिशियल जो मनुष्य बनाते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये पेड़ क्या बोलते हैं, मुनगा का सीजन, तो मुनगा का पेड़ देखिए उसमें क्या होता है, वो क्या होता है कहीं पर वो काट के लगाते हैं केला के पेड़, ये क्या है, ये आपका कृत्रिम वर्धे जो मानव जो होता है आर्टिफिशियल है। और ये क्या प्राकृतिक है, प्रकृति में क्या होता है, देखो प्रकृति में क्या होता है, ये सारा टेबल को हम आपको समझाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को देखने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर क्या जड़ों द्वारा, ठीक ना, प्राकृतिक में जो नेचुरल होता है तनों द्वारा, ठीक ना, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा और पत्र कलिकाओं के द्वारा, और इसमें भी तना में भी आपका क्या भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, वायवीय तना, फिर इसमें भी भूमिगत में प्रकांड द्वारा, घना कंद द्वारा, सलकंद द्वारा, और फिर इसमें अर्धवायवीय श्वसन द्वारा, भूस्तरी, अंतभूस्तरी, भूस्तारिका, भूस्तारी, ये सब क्या है, ये आपका क्या है अर्धवायवीय में है। और कृत्रिम में क्या, आर्टिफिशियल में क्या है, कर्तन लगाना। कर्तन का मतलब जानते होंगे, कोई पेड़ काट लो, उसको लपेट को धरती में गाड़ दो, हो जाएगा। जैसे मुनगा का पेड़ हुआ, केला का पेड़ हुआ, और भी बहुत सारे, दाव लगाना, ये सब पढ़ाएंगे। पेवेंद लगाना, ठीक ना, काली लगाना, काली मैंने वो सभी लगाना, गोटी लगाना उसी को कहा जाता है। और सूक्ष्म प्रजनन और शाखा प्रजनन, ये सब था प्यारे बच्चों। देख रहे हो ना कितना आसान टॉपिक है, हर एक चीज क्लियर होगा, ठीक ना। तो आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। नीचे आपको नंबर दिख रहा है, ठीक ना, यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करना है और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। चलिए ये सब था, चलो आगे बढ़ा जाए। से देखिए पहले बच्चों, पहला है प्राकृतिक वर्धे प्रजनन, यानी कि प्राकृतिक वर्धे प्रजनन है। ये क्या है, ये दोस्तों इसमें कौन कौन से चीज आते हैं वो सारा दिया गया है। तो देखो इसमें प्राकृतिक रूप से वर्धे प्रजनन की निम्नलिखित विधियां होती है, यानी कि प्राकृतिक जो वर्धी होता है उसका निम्नलिखित विधियां होता है, जिसमें से पहला जो होता है वो आपका तना जड़ होता है, ठीक है। पहला में क्या होता है, जड़ होता है। जड़ों द्वारा आपका हो गया, जड़ों द्वारा प्राकृतिक वर्धे प्रजनन कैसे होता है, तो देख सकते हो फिगर में मैंने पढ़ा है और आपको बिल्कुल समझ में अच्छे तरीके से आएगा। प्राकृतिक वर्धे प्रजनन में पहला जो होता है प्यारे बच्चों जड़ों द्वारा होता है। अब जड़ों द्वारा कैसे होता है, तो देखो कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है, देख सकते हो इस समय क्या है, कलिकाएं उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये सब क्या है, कलिकाएं ये सब उत्पन्न हुआ है। यानी कि कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, यानी कि कुछ जड़ जो तो उसमें क्षमता होता है कि अपस्थानिक कलिका उत्पन्न करे। जैसे ये सब में देख सकते हो, तो ये सब में क्या है, ये सब देख सकते हो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये सब क्या हुआ उत्पन्न हुआ है। तो अपस्थानिक को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिससे नए पौधों का क्या होता है निर्माण होता है। जिससे देखिए कि नए पौधा का निर्माण यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यानी कि देख सकते हो इसमें एक नए पौधे का निर्माण इस प्रकार से होगा, क्या है नए पौधों को जन्म देती है।
जैसे क्या होगा, शकरकंद हो गया, देख सकते हो ये शकरकंद हो गया। और इसमें एग्जाम्पल परवल का है, तो परवल देखो, परवल भी आपका दिया गया है और साथ में डहेलिया भी दिया गया है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल जो है जड़ों द्वारा यानी कि प्राकृतिक वृद्धि है, ये प्राकृतिक द्वारा हो रहा है। एक आगे पढ़ेंगे कृत्रिम वृद्धि, जैसे गांठ लगाना वो सब, ये वजह प्राकृतिक जो है, जो नेचुरल ये काम होता है। क्या होता है, मानव थोड़ी बनाया है इसको, ये आपका नेचुरल हो रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक वृद्धि प्रेजेंट में जो कि जड़ों द्वारा हो रहा है, देख सकते हो जड़ों द्वारा आपका हो रहा है कि नहीं, बताओ ये जड़ों द्वारा हो रहा है कि नहीं। देखो शकरकंद में किसमें जड़ों द्वारा ये क्या निकल रहा है, आपका स्थानिक कलिकाएं निकल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पौधों का जन्म हो रहा है। ठीक है, पौधे का जन्म हो रहा है, तो ये था इंग्लिश मीडियम यहाँ पर दिया हुआ है। देखो जड़ों का वृद्धि प्रजनन, ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा आपका तनों द्वारा। देखो यहाँ पर आपका तनों द्वारा होता है, जैसे कि पेड़ है, ठीक है, ये आपका क्या है, पेड़ है, तो ये पेड़ है प्यारे बच्चों, तो ये क्या होता है, जैसे तनों द्वारा भी होता है, इस तना से भी निकल गया। ठीक है, ये आपका इस तना से भी निकल गया, इस तना से भी निकल गया, तो ये क्या है, तनों द्वारा भी होता है, यानी कि जड़ से जड़ भी तो होता है, साथ में तना से तना भी होता है। तो यहाँ से देखो यह वाद्य प्रजनन की एक विधि है, ये क्या है, एक वाद्य प्रजनन की विधि है, जिसमें पौधे का रूपांतरित या सामान्य तना विकसित होकर के नए पौधा बनता है, यानी कि रूपांतरित होकर के एक सामान्य सामान्य तना, सामान्यता जो होता है, नया सामान्य तना विकसित होकर, यानी कि सामान्य यानी कि एकदम साधारण तना होकर के विकसित होकर नए पौधे का निर्माण कर देता है। जैसे कि यहाँ से निकलेगा क्या हो जाएगा, नया पौधा वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। देखो तनों द्वारा जो होता है निम्नलिखित प्रजनन हो सकता है। देखो तना में क्या होता है, देखो तना में क्या होता है, तना में आपका 3 प्रकार का होता है। पहला जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, देखिए आपका भूमिगत तना होता है। ठीक है, भूमिगत जो तना होता है उसके द्वारा भी होता है, किसमें, तना में, जैसे तना से भूमिगत भी हो सकता है, भूमि से भी हो सकता है, अर्ध वायवीय तनों द्वारा भी हो सकता है, और साथ में वायवीय तनों द्वारा भी हो सकता है। वायवीय तनों के द्वारा यानी कि 3 प्रकार से हो सकता है प्यारे बच्चों। क्या, तो आप लोग का तनों द्वारा क्या, वार्षिक प्रजनन, जिसमें आपका अर्ध भूमिगत और वायवीय है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पर आपका ए नंबर में कहा कि भूमिगत तना में क्या होता है कि इसमें जो होता है सही प्रकार के जो भूमिगत यानी कि जो भूमि के अंदर जो संरचनाएं होती है कायिक प्रजनन में भाग लेता है, यानी कि भूमिगत जितने भी तना होंगे, जैसे कि कितना भी तना होता है पेड़ का वो भूमि में होता है, तो भूमि में होता है, तो उससे जो भी भूमिगत तना जो होता है संरचनाएं कायिक प्रजनन में भाग लेता है। तो कुछ भूमिगत तना जो होता है संरचनाएं जो होती है निम्नलिखित होता है, जिसमें प्रकांड हो गया, घनकांड हो गया, कंद हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या है, भूमिगत तना का उदाहरण है। यानी कि सभी प्रकार के भूमिगत जो तना जो संरचनाएं कायिक प्रवर्धन में भाग ले सकते हैं, कायिक प्रवर्धन में क्या ले सकते हैं, भाग ले सकता है। तो कुछ भूमिगत तना दोस्तों संरचना जो होता है निम्नलिखित होता है, जिसमें से आपका क्या होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा था, प्रकांड का उदाहरण कौन है और आपका शकरकंद का उदाहरण कौन है, गंध, ये सब पूछा जाता है ना, तो ये सब जरूर याद रखना है ना प्यारे। तो देखिए यहाँ पर आया है पहला क्या है, तो पहला प्रकंद है, तो प्रकंद के अंतर्गत क्या क्या आएगा, दूसरा घनकंद है, घनकंद के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तीसरा कंद है, और चौथा सकल कंद है। तो सकल कंद में कौन कौन सा आपका दोस्तों तना आएगा, तो वो सब आपका दिया गया, इससे आपका ऑब्जेक्टिव तो बनता ही है, साथ में पूरा सब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। ठीक है ना, तो आराम से देखिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकंद पहले देख लीजिए क्या है। देखो जो कुछ पौधे होते हैं, देखो वन शॉट एकदम समझिए है, आराम से देखिए कहीं पर कोई दिक्कत, फिगर के साथ लाया हूँ, वैसे थोड़ी खाली फिगर नहीं लाए। देखो प्रकंद में क्या होता है कि कुछ पौधे में प्रकंद पाए जाते हैं, कुछ पौधों में जो होता है प्रकंद पाए जाते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमि के अंदर रह जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मौसम के प्रतिकूल होगा, जैसे अनुकूल होता है प्रतिकूल होता है, मौसम के अनुकूल जैसा कि बोएंगे तो तुरंत हो जाएगा, प्रतिकूल जो नहीं होगा फिर भी क्या होता है, मौसम के प्रतिकूल स्थितियों में भी यह भूमि के अंदर रह जाता है, यानी कि भूमि के अंदर रह जाता है प्रतिकूल स्थिति में, जो कि उसका स्थिति नहीं होना चाहिए, उस स्थिति में क्या होता है, भूमि के अंदर रह जाता है अनुकूल। और अनुकूल परिस्थिति जब इसका समय आता है तो ये अपने कलिकाओं द्वारा नए पौधों का निर्माण करते हैं, यानी कि थोड़ा सा ये वेट भी करते हैं अपने समय आने का, जैसे आप लोग भी अपना समय आने का वेट कीजिए, आप जब टॉपर बनेगा तो ये आपका हल्ला होगा, यहाँ होगा, ये होगा, वो होगा, उसी प्रकार से इसका भी, इसका ये अपना समय का इंतजार करता है, जब समय आता है तो ये खिल जाता है, इनके पौधे का निर्माण कर लेता है, कौन, तो आपका प्रकंद, यानी कि इसका समय तो नहीं रहता, प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाए रखता है अपना एनर्जी। ये क्या होता है, भूमि के अंदर रह जाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, जब लगता है कि हाँ मेरा समय आ गया है, तो ये पौधे क्या होता है, जन्म ले लेता है, निर्माण हो जाता है, जिसमें कौन कौन से पौधे, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कहेगा प्रकंद पौधे का उदाहरण कौन है, तो पहला केला हो गया, दूसरा अदरक हो गया, तीसरा हल्दी हो गया,
चौथा कमल हो गया, ठीक है, कमल हो गया, फिर यहाँ पर टाइफा हो गया, फिर एसपीडीएन हो जाएगा, फिर एंडेटिएंटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, तो प्रकंद पौधों का उदाहरण हो गया। और ये सब जो है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो इसको जरूर करना है। चलो आ जाओ जलकुंभी में। देखो जलकुंभी जो है इस प्रकार से लगभग 8 माह में, देखो 8 माह में 65,000 पौधे को जन्म देता है। यानी कि प्रकांड जो है लगभग 8 मंथ में, यानी कि 8 महीने में, ठीक है, 8 महीने में प्यारे ध्यान दीजिएगा, 8 महीने में कितना, तो ध्यान दीजिएगा 8 महीने में 65,000 से अधिक पौधों को क्या देती है, उत्पन्न करती है। 65,000 समझ रहे हो, बहुत ज्यादा है। देखने में लग रहा है कम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। 8 महीने में 65,000 पौधे को जन्म देना किसका काम है, तो प्रकंद का है। तो प्रकंद में क्या क्या है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखना, जिसमें से आपका क्या हो सकता है, केला हो सकता है, अदरक हो सकता है, हल्दी हो सकता है, कमल हो सकता है, ये सब होता है। सॉरी यहाँ पर जलकुंभी में, ठीक है, जलकुंभी में इस प्रकार से लगभग 8 माह में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न करे जलकुंभी में, प्रकांड से, ठीक है, प्रकांड से उत्पन्न होगा जलकुंभी में। कहा, जलकुंभी में, ठीक है। यहाँ पर फिगर वगैरह देख सकते हो, अदरक का जैसे प्रकांड आप लोग देख सकते हो, इसमें भी आपका कालिकाएं निकला है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो, ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, कालिकाएं। और यहाँ पर अदरक का ये प्रकांड है, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हो, है ना। चलिए अब यहाँ पर घनकंद देखिए, घनकंद में क्या होता है, यह अशाखित, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहा जा रहा है, यह अशाखित भूमिगत तना, ये क्या है, इस अशाखित मैंने इस पर शाख नहीं है, ये अशाखित भूमिगत तना है, यानी कि भूमि के अंदर रहने वाला क्या है, तना है। तना मैंने आप लोग समझते हो, जैसे ये पेड़ हुआ तो इसका जो भाग हुआ ना, जैसे ये वाला भाग हुआ, तो ये क्या हुआ, तना हो गया, क्या हो गया, तना हो गया। ये भूमि जो भूमि के अंदर रहता है, इसका जो तना होता है भूमि के अंदर, ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर मतलब समझते हो, एक होता है ऊर्ध्वाधर जो होता है खड़े खड़े होता है, ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, यानी कि खड़े खड़े होता है, ठीक है। एक होता है क्या, एक कॉलम के जैसा होता है, ऊर्ध्वा माने ये क्या है, ऊपर के जैसा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो फिगर के माध्यम से ऊपर की ओर आ रहा है, ये जरिए क्या होता है, एक जड़ होता है कि नीचे में फैलता है, लेकिन ये क्या ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है, जिसमें पर्व पसनिया होते हैं, देख सकते हो, इसमें पर्व पसनिया आपको दिख रहा होगा, इस सब में आपका क्या है, पर्व पसनिया आपको दिख रहा है, स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें भी आपका है पर्व पसनिया, इस प्रकार से आपका दिया गया काले काले टाइप। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखो इंग्लिश में भी आपका दिया गया, जिसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। जिनके कक्ष में कलिकाएं उत्पन्न होती है, देख सकते हो इनमें भी कलिकाएं भी उत्पन्न होती है, और ये वायवीय शाखाओं, जो वायवीय शाखाएं उत्पन्न करती है, इनकी जो कलिकाएं होती है वायवीय शाखा उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, वायवीय शाखा उत्पन्न करता है। इनकी जो कलिकाएं होती है ये वायवीय शाखा उत्पन्न करती है और नए पौधों को जन्म देती है। यानी कि इसमें जो वायवीय जो होता है प्यारे बच्चों, वायवीय शाखाएं ये जो होता है ये नए पौधों को जन्म देती है। जैसे कि फिगर आप लोग को नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर दिखला देता हूँ, देख सकते हो आरवे का घनकांड देख सकते हो, जिसमें इस प्रकार से आपका दिया गया है, और इसमें से भी है कि 200 कालिकाएं आपका निकला हुआ है, जिससे शाखाएं आपका क्या है, निकले हुए, इससे आपका क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो एकदम बढ़िया से आपका फिगर भी दे दिया गया, आपको देख रहा है कि नहीं, लेकिन पीडीएफ में जरूर देखा, आपको पीडीएफ नोट्स भी जरूर ले लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंद, देखो ये लगभग गोलाकार होता है, देखो ये कंद जो होता है ये लगभग गोलाकार होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये लगभग गोलाकार होता है, यह भूमिगत शाखा के अंतिम सिरों के फूलने से इसका विकास होता है। जो कंद होता है ये लगभग गोलाकार होता है, अधिकांश कंद देखिएगा तो लगभग गोलाकार होगा, कैसा होगा, लगभग गोलाकार होगा, अधिकतर कंद जो होता है गोलाकार होता है। और भूमिगत शाखाओं के अंतिम, भूमिगत जो होता है शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इसका विकास होता है। जो भूमिगत शाखा होता है इसका अंतिम जो सिरा होता है, ठीक है, अंतिम जो शाखा होता है उससे फूल का विकास करता है। जो अंतिम अंतिम नहीं होता, ये शाखा अंतिम है, फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है इसी से आपका विकास होता है, किसका, इसी का फूलने से विकास होता है। चलो आलू का देख सकते हो, आलू पर भी आपका भूमिगत तना है, तो इस पर भी आप लोग देख सकते हो कलिकाएं उत्पन्न होता है, जिसके माध्यम से नए नए पौधे का निर्माण आप लोग देख सकते हैं। यह भूमिगत रूपरांतिक तना है, ठीक है, ये भूमिगत क्या है, रूपरांतिक तना है, ठीक है। और ये घनकंद को प्रजनन के लिए उपयोग करती है, यानी कि ये जो है कंद को प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जो कंद होता है इसमें प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है। आलू के कंद पर पाए जाने वाले आलू की, यानी कि आलू के कंद पर जो आलू के कंद पर जो पाए जाने वाले आलू के पौधे का विकास होता है, यानी कि इस पर जो आलू का ही विकास होता है, आलू के कंद पर पाए जाने वाले आलू पौधे का विकास होता है। यानी कि इसका जो कंद है, जैसे कि आलू है,
इस पर जो कंद है, इस पर क्या हो रहा है, इस पर कलिकाएं उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो इससे नए इस नए कलिकाओं से क्या होता है, आपका नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका कलिका वगैरह निकला है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आलू के कंद पर पाए जाने आलू की आंखें परसलियां प्रवासियों को दर्शाती है। जो ये आपका क्या प्रवासियां, ये सब आपका है, ठीक है। और इससे आपका क्या नए पौधे का भी निर्माण हो रहा है, और इन सभी पौधे से नए पौधे का विकास होता है। जैसे आप लोग भी देख सकते हो, अगर इसको यहीं पर अगर इसी प्रकार से सही से मिट्टी दे दिया जाए तो एक और क्या नए पौधे का जन्म नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकती है। तो इसी प्रकार से आपका क्या होता है, आलू कंद भी होता है। इस चैप्टर में ये है कि आपको फिगर के माध्यम से हर चीज आपको समझ लेना है, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आराम से एकदम देखिए और याद करिए, और ये सब एग्जाम्पल में ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के जैसा। जैसे देखो सलकंद, देखो सलकंद आपका पूछा, आप लोग देखे होंगे कि कौन सलकंद तना का उदाहरण या सलकंद है। आपको पता है प्यारे बच्चों, इसमें आपका प्याज आ सकता है, और भी बड़े सारा चीज है जो कि इसके आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो सलकंद में क्या होता है, बाल भैया रूपांतरित भूमिगत तना होता है, यानी कि रूपांतरित भूमिगत तना होता है। देख सकते हो ये आपका प्याज जैसे है, देखिए रूपांतरित भूमिगत तना है, क्या रूपांतरित भूमिगत तना जो समानित होकर के चाकती के समान हो जाती है, यानी कि समान हो गया क्या चाकती के समान आपको दिख पा रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, चाकती के समान है। यहाँ पर आप लोग देख रहे चाकती माने चक्रकार, इस प्रकार से क्या है, चक्रकार चाकती के समान हो जाती है। यह मांसल चक्रों के क्या घिरा होता है, सही बात है, मांस के जैसा ये मांसल चक्रों से घिरा रहता है। जैसे इस प्रकार से आपका क्या रहता है, घिरा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या रहता है, ये आपका घिरा रहता है। इस प्रकार से क्या होता है, मांसल चक्रों से क्या होता है, घिरा रहता है। और ये घिरा रहता है तना एवं साल के पत्रों से बने संरचना बल्ब कहते हैं, यानी कि तना एवं साल के पत्रों से जो बना है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग बल्ब कहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर पूरा होल बड़ा बल्ब जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका स्थल के अंदर चाकती के निचले भाग में अपस्थानिक जड़ें होती है, लेकिन निचला जो भाग होता है इसमें क्या होता है, इस जड़ें होता है अपस्थानिक जड़ें। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल भी होगा इसका। उदाहरण के लिए देख सकते हो, उदाहरण के लिए प्याज हो गया, लहसुन हो गया, नारासीएस हो गया, क्या हो गया, नारसीसस हो गया, नारसीसस, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नारसीसस हो जाएगा। चलो यहाँ पर आपका क्या है, बाय बी ए फिर आता है, ठीक है। तो ये सब आपको जरूर पढ़ लेना, एक बार जरूर रिवाइज कर लेना है ना, इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा। देखो अभी आपका क्या था, भूमिगत तना था, फिर दूसरा में क्या था, अर्ध वायवीय तनु द्वारा। तो अर्ध वायवीय तनु द्वारा क्या होता है, तो देखो ये भूमिगत तनु के क्या भूमिगत तनु के ही भांति अर्ध वायवीय तनु के प्रवासियां पाई जाती है, यानी कि इस पर भी प्रवासियां पर पाए जाने वाली कलिकाएं विकसित होकर के नए भाग वायवीय भाग बनाती है, यानी कि नए नए वायवीय भाग बनाती है। यदि किसी कारणवश इन तनों का कोई भाग टूट जाता है, यानी कि इसमें कोई कारणवश अगर इसका कोई तना टूट जाएगा, तो इस पर कलिकाएं नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। तो ये निम्नलिखित तरह के होते हैं, यानी कि ये भूमिगत तना जो है अर्धवायवीय तनों की प्रवृत्तियां पर पाए जाने वाले क्या है, कलिकाएं हैं जो वायवीय भाग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वायवीय भाग बनाती है। तो किसी बार कारणवश इसका टूट जाने से क्या होता है, नए पौधे के कलिकाएं उत्पन्न इससे हो जाता है, तो नए पौधों को जन्म दे देती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, देख सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जो आप लोग का दिया गया, पहला क्या देगा, ऊपर क्या देगा, ऊपरी भूस्तरी, और यहाँ पर देगा अंतर भूसारी, और यहाँ पर देगा भूसारिका, और यहाँ पर देगा भूसारी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, बारी बारी से आपको ये पढ़ लेना है, क्योंकि आपका क्या है, तो अर्धवायवीय वाला है, ठीक है। अर्धवायवीय में भी आपका 4 प्रकार का है, ऊपरी भूसारी, यहाँ पर अंतर भूसारी, और भूसारिका और भूसारी, यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो अलग अलग से सबका परिभाषा देगा, बगल में फिगर भी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये रेंगने वाले जो प्रांतिक तना होते हैं, इनके जो रेंग रेंग कर चलता है, जैसे कि क्या होता है, ये रेंगने वाले रेंगने वाला मतलब इस प्रकार से आपका चलता है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं, रेंग रेंग के इसी प्रकार से ना चला जाता है, जैसे सांप सरीसृप इस प्रकार से रेंग रेंग के चलता है, तो इसी प्रकार से ये भी है, ये रेंग रेंग कर चलेगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे आगे, ये जो प्रांतिक तने होती है जो भूमि में, ये रेंगने वाली प्रांतिक तने होती है, ठीक है। ये भूमि में क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ता है, क्षैतिज का मतलब समझ लो, क्षैतिज में इस प्रकार से, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से, 36 में ऊपर इन प्रवासियों से भूमि की ओर
अपस्थानिकाएं ऊपर की ओर वायवीय तनों का विकास होता है। इनके ये जो होता है भूमि की ओर अपस्थानिक जड़ें तथा ऊपर की ओर वायवीय तनों का विकास होता है, ऊपर की ओर होता है। देख सकते हो जैसे यहाँ पर फूले का देखो, ये सब क्या है आपको दिख रहा होगा तो आपको पता होगा कि ऊपर की ओर विकास हो रहा है। यदि बीच में किसी कारण बस टूट जाता है तो टूटे हुए भाग से नए पौधे जन्म हो जाता है। सही बात है। अगर इसका भाग देखो, मैं आपको दिखलाता हूँ पूरा, अगर इसका भाग अगर कहीं पर से टूट जाएगा तो नए पौधों को जन्म दे देगा। यानी कि इसका भाग अगर कहीं से टूटा तो समझो ज्यादा चांस है कि नए पौधों का जन्म हो जाएगा। जैसे क्या हो गया, जैसे आपका उदाहरण के लिए दूब घास हो गया, खट्टी बट्टी हो गया, ब्राह्मी हो गया, लॉन घास हो गया, सेंटला हो गया। ये किसी भी हिस्सा अगर यहाँ से टूटा या यहाँ से टूटा या यहाँ से टूटा, कहीं से अगर टूट जाएगा ना तो ये नए पौधे को जन्म दे देगी। और मेन बात ये है कि ये जो होता है क्षैतिज होता है, यानी ऊपर की ओर होता है। ये क्या होता है, क्षैतिज होता है। तो होता है क्षैतिज होता है, और इसके किसी भाग को तोड़ने पर ये अगर नीचे गिरेगी तो क्या होता है, नए पौधे को जन्म दे देगी। और ये रेंग रेंग के चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये ऐसे गया, ऐसे देगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे बड़ा हो जाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ से ये इस प्रकार से ऐसे जा रहा है, इनके रेंग रेंग के चल रहा है। ये भी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये रेंग रेंग के चल के चलता रहे, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हुआ। चलो, अंतःभूस्थारी देखो, अंतःभूस्थारी में क्या होता है, चार प्रकार का ये होता है, अर्धवायवीय, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य तना ऊपर की ओर तिरछा वृद्धि करता है। देखो सही बात है, यहाँ पर देखो इसका जो तिरछा विकसित कर रहा है, नहीं देखो यहाँ पर आपको क्या है, तिरछा विकसित कर रहा है। यानी कि ये अंतःभूस्थारी जो होता है इसमें ऊपर की ओर तना तिरछा वृद्धि करता है। यानी कि ये सीधा इस प्रकार से वृद्धि नहीं करेगा, इस प्रकार से सीधा नहीं, ये सीधे ऐसे करेगा, ठीक है। ये आपका तिरछा वृद्धि करता है, तिरछा वृद्धि करता है। और इसका भूमिगत भाग भूमि के क्षैतिज वृद्धि करता है। क्षैतिज के मतलब ऊपर होता है। क्या होता है, क्षैतिज के मतलब ऊपर की ओर वृद्धि करता है। एक ऊर्ध्वाधर होता है जो इस प्रकार से वृद्धि करता है। पिछला बार मैंने उल्टा बोल दिया कि ऊर्ध्वाधर ऊपर होता है, नहीं, ऊर्ध्वाधर जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसको रो कहा जाता है। और ये ऊपर जो होता है ये आपका क्षैतिज, जिसे कॉलम कहा जाता है। ये कॉलम की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, यानी कि ऊपर की ओर तिरछा ये क्या करता है, वृद्धि करता है। इसके भाग के प्रवासियों से जुड़े, इससे भाग से जुड़े प्रवासियों तथा वायवीय कलिकाएं विकसित होती है। यानी कि इसके भाग जो प्रवेशियां जड़ें होती है, जैसे इससे क्या है, इससे प्रवासियां जड़ें हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इससे क्या है, इससे जो इसके भाग से प्रवासियां जो जड़ें होती है, ठीक है, प्रवासियों से तथा वायवीय कलिकाएं विकसित होती है। इससे क्या होता है, वायवीय कलिकाएं विकसित होता है जो नए पौधों को जन्म दे सकता है। जैसे पुदीना, क्या होगा, गुलदाउदी, तो ये सब क्या है, गुलदाउदी, ये सब पुदीना वगैरह क्या है, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। यही आपका अंतःभूस्थारी का, जो कि तिरछे वृद्धि करता है और इसके प्रवासियों से ही नए पौधे का निर्माण होता है। चलिए यहाँ पर देखिए भूस्थारी का आ गया। ये देखो जलीय में होता है, देख सकते हो। जल में तो नीचे नीचे ऐसा रहता है, आप लोग देखे होंगे, नहीं दिख रहा है, फिगर दिख रहा है कि नहीं, दिखना तो चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आराम से दिखे, ठीक है। आप आपको दिख रहा है प्यारे, देखिए तो आप दिख रहा होगा। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये मुख्यतः जलीय पौधे में पाया जाता है, ये जलीय में होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखेंगे लग रहा है प्यारे, ये ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला है, ठीक है, पानी के ऊपर वाला, ठीक है। इसके जो नीचे वाला है देख सकते हो, पानी भरा हुआ है इसमें, देख सकते हो। यहाँ पर नीचे वाला देखे के लग रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या है, नीचे पानी, आपका क्या है, नीचे पानी है, तो ये जलीय पौधा है। यानी कि ये मुख्यतः जलीय पौधे, जलीय में पाया जाने वाला पौधा होता है। जलीय पौधा मोटा और मांसल भूस्थारिका तना भूस्थारिका कहलाता है। ये होता है, देख सकते हो यहाँ पर, ये मोटा ही होता है, ठीक है, पानी में रहने, देख सकते हो कितना मोटा मोटा है, वो देख सकते हो मोटा मोटा ही होता है। और नीचे देख सकते हो कितना पतला पतला महीन महीना है, ऊपर ज्यादा वजन है, नीचे कम है। मांसल भूस्थारी तथा भूस्थारिका कहलाता है। इसके शीर्ष से पत्तियों का गुच्छ उत्पन्न होता है, देख सकते हो पूरा गुच्छा आप लोग देख सकते हो पत्तियों का, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, देख सकते हो यहाँ पर गुच्छा पूरा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग खुद से देख सकते हो कितना सारा गुच्छा यहाँ पर पत्तियों का है, ठीक है। इसका गुच्छा उत्पन्न होता है। ये तने टूटने से उपरांत नए पौधे का निर्माण होता है। यानी कि इसका अगर तना टूट गया, ठीक है, तना इसका कौन है, पेड़ का जो तना ये वाला है, अगर ये टूट गया तो नए पौधे का जन्म दे देगा। इसका तना क्या होगा, ये जो है, जैसे कि पेड़ है, मैंने आपको बताया ये पेड़ है, इसका जो भाग होता है, यहाँ पर आपका जो भाग होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग होता है, ये वाला भाग होता है आपका तना होता है। क्या होता है, तना होता है। अगर इसमें ये अगर टूट गया ना तो नए पौधे को जन्म दे देगी, ठीक है, नए पौधे का जन्म हो जाएगा। जैसे समुद्र शोक, वाटर हासिंथ, वाटर लेट्स, ये क्या इसी का एग्जाम्पल है। आप लोग नाम भी पहली बार सुने, क्या कि आपका बुक में पढ़ना है, देख सकते हो जलकुंभी का उदाहरण,
देख सकते हो यहाँ पर आपका क्या है भूस्तारी, भूसारी, ठीक है। ये विशेष प्रकार से भूमि के क्षैतिज वृद्धि करने वाला तना होता है, यानी कि विशेष प्रकार से भूमि के क्षैतिज में, क्षैतिज मतलब समझ तो लंबवत, इस प्रकार से ये अधिकतर लंबवत क्या करता है, वृद्धि करने वाला तना होता है। इसके घाटे पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। इसकी जो गांठें होती है इन पर क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें होती है। इन्हें पौधों को, नए पौधों का निर्माण करता है। ये जो होता है नए पौधे का निर्माण करता है, यही आपका भूसारी था। यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल में स्ट्रॉबेरी था, वेलिस्नेरिया कोलिकाइया था, कौन था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोलोकेसिया, देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या है, इस प्रकार से आपका वृद्धि कर रहा है, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था, क्या लिखा था, ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ था या क्षैतिज, क्षैतिज में वृद्धि करता है, क्षैतिज में नहीं करना चाहिए था, ये ऊर्ध्वाधर कर रहा है, ठीक है। देख सकते हो ऊर्ध्वाधर भी थोड़ा थोड़ा आया है ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर भी विकसित क्या है, यहाँ पर से यहाँ पर, यहाँ पर इस प्रकार से क्या है विकसित हुआ है। बाकी देख सकते हो फिगर माध्यम, देखो तीसरा आता है बाय बी, ठीक है। ये आपका तीसरा आपका क्या होता है, प्रकृति में वायवीय होता है। तो वायवीय में क्या होता है, कुछ पौधों में लैंगिक प्रजनन करने की परिस्थितियां नहीं होती है। जैसे कुछ पौधा जो होता है उसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन करने की विधियां ही नहीं, यानी कि प्रजनन करने की परिस्थितियां ही नहीं, लेकिन परिस्थिति उनका है नहीं कि लैंगिक क्या कर सके, प्रजनन कर सके, ठीक है। तो वैसे पौधों के तने कायिक प्रजनन में भाग लेकर के अपने जातियों को निरंतरता बनाए रखते हैं। यानी कि वैसे पौधे के तने कायिक प्रजनन में भाग लेकर के, जैसे कि देखो लैंगिक जनन तो नहीं कर सकते हैं, तो या लैंगिक जनन करते हैं तो क्या होते हैं, तो इनका जो होता है तन्य जो होता है कायिक प्रजनन में, कायिक प्रजनन देखे कितना वो पूरा पढ़ रहे हैं, कायिक प्रजनन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि प्रजनन में भाग लेकर के अपने जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए कायिक प्रजनन करते हैं। जैसे क्या हो गया, गन्ना हो गया, अमरबेल हो गया, आदि समान वायवीय तथा प्राकृतिक रूप से जनन करते हैं। कुछ कैक्टस के तने खंड टुकड़े होकर के गिर जाते हुए नए पौधों का जन्म देते हैं। जैसे ये सब गिरेगा तो क्या है, जैसे कि ये आपका गिरेगा तो नए पौधे का निर्माण लेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग गन्ना वगैरह देख सकते हो चित्र में, चित्र 1.17 यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा है, तो ये सब क्या है, गन्ना है। ये भी आप लोग देख सकते हो गन्ना है, ठीक है। ये केवड़ा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका विकसित कर रहा है। चलो ये भी आपका हो गया ना, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर आपका सब कुछ हो गया पातियों द्वारा, फिर पातियों द्वारा हो जाएगा, फिर आपका क्या आर्टिफिशियल चलेगा। आर्टिफिशियल मैंने मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ पौधों के पत्तियों से भी नए नए पौधे बनते हैं। जैसे कि कुछ पौधे यहाँ पर, जैसे फिगर देखो, इस पत्तियों से भी नए नए पौधे का निर्माण हो रहा है। जैसे फिगर आपको दिख रहा है, तो क्या है, फिगर आपको दिख रहा है पत्तियों का, तो इस प्रकार से आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या पत्तियां हैं, पत्तियों से फूल निकल रहा है, देख सकते हो जड़ भी निकल रहा है। तो ये से क्या हो जाएगा, इससे भी पौधे का निर्माण होगा, क्या होगा, इससे भी पौधे का निर्माण होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़िए, देखिए कुछ पौधे में पत्तियों से भी नए पौधे बनते हैं। जैसे पत्थर चट्टा हो गया, क्या हो गया प्यारे, पत्थर चट्टा हो गया, पत्तियों के कटे किनारों से, ठीक है, किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। ये कलिकाएं मातृ मातृ पौधे से आग अलग होकर के नए पौधे को जन्म देती है, यानी कि इससे अलग होकर नए पौधे दे। जैसे बेगोनिया हो गया, बारोफिलम हो गया, क्या बारोफिलम हो गया, कलांचो हो गया, एडेंटम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्पेक्टोकार्पस हो गए थे। ये सब इसी का उदाहरण है प्यारे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये सब आराम से आप लोग देख सकते हो फिगर वगैरह। फिर आपका था पत्रकांड, फिर इसके बाद आपका ये आर्टिफिशियल वाला शायद खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा नेचुरल वाला, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पर देखिए प्रत्यकांड पहले देख लीजिए, प्रत्यकांड जो है ये आपका पहले देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रत्यकांड में क्या होता है, उस पौधों में कलिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर के एक विशिष्ट रचना का निर्माण करती है। यानी कि पौधे जो होता है एक समूह में व्यवस्थित होकर के एक विशिष्ट रचना का निर्माण करता है। जैसे पत्र कलिका कहते हैं, जब ये पत्र कलिकाएं जनक पौधे से भूमि पर गिर जाते तो नए पौधे, यानी कि यहाँ की ज्यादा तो सब मानता है कि उससे अगर रिलेटेड कोई भी पौधा पत्ता गिर गया, जड़ गिर गया, तो क्या होगा, उसी पौधे को जन्म दे देगी, ठीक है, उसी पौधे का निर्माण हो जाए। अधिकांश में यही पढ़े हैं, कायिक प्रजनन में इसी प्रकार से लैंगिक अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो कुछ पौधे में कलिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर के एक विशेष रचना का निर्माण कर लेती है। यानी कि एक जगह क्या होकर के समूह में व्यवस्थित होकर संग्रह करके एक नए रचना का निर्माण करती है, जिसे पत्र क्या कहते हैं, जिसे पत्र कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे पत्र प्रकलिका कहते हैं। जब ये पत्र कलिकाएं जनक के भूमि से गिरती है, जब ये गुच्छा बनाई रहती है, जब ये मिलजुल के रहते हैं, जब इससे कुछ गिरती है तो नए पौधे का निर्माण को जन्म लेती है। चलिए ये भी आपका क्लियर। जैसे उदाहरण के लिए
खट्टी बुट्टी, प्याज, जैम, लिली, ये सबसे अगर कुकड़ा कुछ गिर गया तो इसी से क्या होगा, पौधे का निर्माण हो गया उस भाग से। ट्यूरिवियन, देखो ट्यूरिवियन क्या होता है, ट्यूरियन, ट्यूरियन देखिए, ये मांसल कलिकाएं होती है जिसका विकास जलीय पौधे में होती है। मांसल कलिकाएं होती है जिनका विकास जलीय पौधों में होता है। ये कलिकाएं कायिक प्रजनन एवं क्या लिखा हुआ है, सुषुप्तता दोनों के लिए उपयोगी होता है। जैसे पोटेमिस्टोन, जैसे यूस्टिकोलेरिया, ये सब है। और देख सकते हो यहाँ पर आपका आर्टिफिशियल चालू हो जाता है, जैसे मानव द्वारा बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग का आर्टिफिशियल कृत्रिम कायक प्रजनन के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से जो है बच्चों पेड़ आप लोग का उगाया जाता है, ये इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका अलैंगिक प्रजनन में ये भी आता है। फिर ये खत्म होने के बाद फिर लैंगिक जनन जो प्रारंभ होगा प्यारे बच्चों, तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं, हर एक चीज को आप लोग समझते चलेगा। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए पूरा पूरा। ये देख सकते हो बायोलॉजी में चाहे आपका लिखा हुआ ही होता है, ठीक है, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बायोलॉजी में थ्योरिकल ही क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स नहीं है कि आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, कायिक प्रजनन यहाँ पर है, आर्टिफिशियल वेजिटेबल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टांजा दिया गया कि मानव निर्मित प्रजनन विधियों को, यानी कि मानव जो कि देखो आर्टिफिशियल क्या होता है, मानव होता है, तो मानव निर्मित प्रजनन विधियों को कृत्रिम कायिक प्रजनन की जनन की विधियां कहते हैं। यानी कि कृत्रिम कायिक जनन विधियां क्या है, तो मानव निर्मित जो भी विधियां है, ठीक है, मानव निर्मित प्रजनन की जो भी विधि, मानव निर्मित प्रजनन की जो विधियां हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो मानव क्या कहेंगे, तो कृत्रिम कायिक प्रजनन कहेंगे। यानी कि मानव निर्मित के द्वारा, मानव के द्वारा जो वे कृत्रिम प्रजनन होता है उसी विधियों को हम लोग कहते हैं क्या, तो कृत्रिम कायिक प्रजनन कहते हैं। कुछ कृत्रिम कायिक प्रजनन जो विधियां निम्न प्रकार की होती है, जैसे बहुत सारा जो होता है मानव के द्वारा जो निर्मित, जैसे पौधों को उगाना बहुत तरीके से मानव ने देखा है। जैसे कि देखे होंगे आप लोग कुछ पेड़ देखे होंगे तो उसमें गोबर वगैरह लगा करके रोप दीजिएगा तो हो जाएगा, या तो दो पेड़ को साट दीजिएगा तो वो भी जन्म जन्म जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी आर्टिफिशियल में काफी सारा है, जिसमें से पहला आता है कर्तन लगाना। कर्तन लगाना देखिए पहला क्या है, कर्तन लगाना क्या है ये पहले समझिए, ठीक है। तो कर्तन में देखिए किसी पौधे के किसी अंग के छोटे 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 टुकड़े, जैसे कि कोई ये पौधा है, ठीक है, ये पौधे पेड़ बच्चों, तो इसका कोई क्या छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, ये जो पौधे जो होते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, किसी पौधे के अंग के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, टुकड़ों को कर्तन कहते हैं। यानी कि जो पौधा जो होता है, जैसे ये पौधा का टुकड़ा हुआ, जैसे देखो पेड़ का टुकड़ा क्या होता है, जैसे कि ये मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, तो मान लो इस पेड़ को मान लो काटा गया है, ठीक है, इस पेड़ को क्या काटा है, काटा गया, इस पेड़ को क्या गया है, काटा गया है। इसके जो भी टुकड़े होंगे, इसका जो छोटे छोटे भाग हो, इसके जो प्राप्त जो टुकड़े हैं उसी को हम लोग कर्तन कहेंगे। यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेड़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्तन कहते हैं। यानी कि कर्तन लगाना मतलब समझ सकते हो, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या, पेड़ को उगाना। कर्तन द्वारा अनेक पौधों में कायिक प्रजनन कहा जाता है। कायिक प्रजनन तो पता है आपको, शुरू से बताते आ रहे हैं, नेचुरल भी हम आपको बताया, नेचुरल में भी पता पढ़ा है। उसी प्रकार आर्टिफिशियल भी है, यानी कि मानव निर्मित भी है। कर्तन द्वारा अनेक पौधों को प्रजनन कराया जाता है। जैसे तना द्वारा सबसे अधिक कर्तन कराया जाता है। इनके तना जो होता है, तना क्या होता है, मैंने बोला था जो भी पौधा होता है, जैसे ये पौधा है, ये जैसे कि ये देखो ये आपका क्या है, ये जैसे पौधा है, ठीक है प्यारे, ये पौधा है, तो ये जो नीचे वाला जो नीचे जो ये भाग दिख रहा है ना, ये जो भाग दिख रहा है ये आपका क्या है, तना, ये भी आपका क्या है, तना है। यानी कि ये जो भाग होता है ना, ये आपका तना होता है, नीचे जड़ तक, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो भाग है प्यारे बच्चों क्या तना होता है, क्या होता है, तना होता है। सबसे जो कायिक प्रजनन जो करा जाता है वो आपका तना द्वारा ही कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सबसे ज्यादा कायिक प्रजनन किसके द्वारा कराया जाता है, तो तना द्वारा कराया जाता है। जड़ के द्वारा भी कर्तन होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जड़ों के द्वारा, इनके जो जड़ होता है, जड़ को कबाड़ दो, जड़ों के द्वारा भी हम लोग कर्तन कर सकते हैं। यानी कि जड़ को कबाड़े और उसके जरिए भी हम लोग कायिक प्रजनन करा सकते हैं, पेड़ को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या, तो जड़ों के द्वारा भी कर्तन करा सकते हैं ताकि बहुत जल्दी वृद्धि हो। देखो ये जड़ द्वारा हम लोग करते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी वृद्धि हो जाता है। क्योंकि देखो किसी भी पौधों को जन्म लेने के लिए उसका मेन जो जड़ होता है वो जड़े होता है। जड़ अगर बढ़िया तो तुरंत ये खिल जाएगा, इसीलिए ताकि बहुत जल्दी वृद्धि हो सके, इसीलिए जड़ों का यूज किया जाता है। इसीलिए इसके लिए उस पर इंडोल ब्यूटारिक, ठीक है, क्या है, ब्यूटारिक, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसका जो नाम होता है आईबीए नाम होता है। कि क्या, आईबीए, ध्यान रखना, आईबीए इसका जो यूज किया जाता है किसमें किया जाता है, तो पौधों को वृद्धि के लिए किया जाता है। किसका, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल का
यूज किसमें किया जाता है, तो पौधों को वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। तो ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो फिगर आप लोग को दिखा देते हैं एक बार, ठीक है ना। कार्तन द्वारा देखो लगाए जाने वाले पौधों में क्या होता है, जैसे कार्तन जो होता है इसके द्वारा लगाए जाने वाले पौधों में क्या किया जाता है, जैसे फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो होता है कार्तन में क्या किया सकता है, कार्तन द्वारा लगाए गए पौधे में निम्नलिखित होता है। जैसे गन्ना क्या होता है, कार्तन द्वारा ही लगाया जाता है, गन्ना क्या होता है, कार्तन द्वारा ही लगाया जाता है। और साथ में गुलाब का जो फूल होता है, रोज, ये भी आपका क्या उसी से लगाया जाता है। कोलियस, कोलियस जो होता है आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है, कोलियस। गुड़हल तो जरूर देखा, गुड़हल ये भी आपका बर्फ है, बरायोफिल, ठीक है ना, ये पे क्या है, बरायोफिलम, ठीक है, ये भी आपका उसी में है। बेगोनिया उसी में है। डुरेंडा, डुरेंटा भी उसमें, आदि में क्या है, कायिक प्रजनन कहा जाता है। यानी कि ये सब देख सकते हो, इसमें क्या कायिक प्रजनन कराया जाता है। कायिक प्रजनन देख सकते हो, क्या पेड़ का छोटा छोटा भाग नहीं है, तना नहीं है, जड़ भी यहाँ पर होगा कहीं पर, देखो ये थोड़ा थोड़ा जड़ आपको नहीं दिख रहा है, जड़ नहीं दिख रहा है, जड़ नहीं है। जैसे कि देखो हम आपको बताते हैं, जैसा कोई पौधा हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पर आपका एक पौधा बना देता हूँ बढ़िया से, एकदम लंबा पौधा, ठीक है, क्या लंबा पौधा मैंने इस प्रकार से मैंने बनाया, ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या लंबा पौधा बनाया। तो इसका जो भाग है, जैसे यहाँ से भी तना निकला होगा, तो इस ताने को भी काट करके किया होगा, इस ताने को भी काट के, इस ताने को भी काट के, इस ताने, ये सब क्या ताने ना प्यारे, आप लोग देखो ये क्या है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये ताने का भागना है, देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है, ताने का भागना है। तो इसी का छोटा छोटा टुकड़ा करके कार्तन किया जाता है। कार्तन हम आपको समझाएं बारीकी में कैसे होता है, बाकी ये भी आप लोग देख सकते हो, यह उसी का भाग है। कार्तन लगाने की विधि भी आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो, कार्तन लगाने के विधि। तो ये ओवरऑल होता है एक कार्तन में, ठीक है। फिर कार्तन के बाद एक और कौन सा विधि होता है, एक और विधि देखो क्या है, दाब लगाना, दाब या डाला लगाना। देखो डाला आप लोग सुने होंगे, डाला लगा करके पेड़ उगाया गया, या दाब लगा करके। तो दाब या डाला लगाना, जिसे क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। इसमें लेयरिंग में देखो क्या होता है, इसमें तने तथा शाखा को ऊंची होती है। देखो इसमें क्या होता है, तना जो होता है तथा इसका शाखा जो होता है, शाखा तो आप लोग खुद समझ सकते हो। इसमें तना तथा शाखा को उचित परिस्थितियों देकर के अपने स्थान पर, यानी कि अपने स्थान पर अर्थात मुख्य पौधों से संबंध विच्छेद किए बगैर, यानी कि मुख्य जो पौधा, जिसका जो प्रमुख जो पौधा होता है उससे विच्छेद किए, अलग किए बिना, ठीक है, अलग किए बिना जड़ें उत्पन्न करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस ऋतु को हम लोग दाब कहते हैं, या तो हम लोग डाला लगाना कहते हैं। जैसे जैसे कि नाशपाती, नींबू, चमेली आदि इस प्रकार के क्या है, दाब लगाई जाती है। जैसे नाशपाती हो गया, नींबू हो गया, चमेली हो गया, ये सब क्या उसी प्रकार से आपका उगाया जाता है। यानी यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ेगा तो कहा इसमें तने तथा शाखा को, शाखा मन इसका जो भाग होता है, तना, तना तो आप लोग समझ सकते हो, शाखा इसका भाग को उचित परिस्थितियां देगा, इनका उचित परिस्थिति, इनके अनुसार जो परिस्थिति है, इसको ठंडक पसंद है तो ठंडक परिस्थिति, यानी कि इनके अनुकूल परिस्थिति दिया जाता है, ठीक है। इनका जो परिस्थिति होता है, जैसे हम लोग को क्या है कि हमको ज्यादा गर्मी भी नहीं पसंद, ज्यादा ठंडा ही पसंद नहीं है, मीडियम पसंद है, उसी प्रकार से इसी को भी अनुकूल परिस्थिति देगा, इनकी परिस्थितियां देगा अपने स्थान पर, यानी कि अपने स्थान पर क्या मुख्य पौधों से, यानी कि इसका जो मुख्य पौधा जो होता है, जैसे कि एक पेड़ है तो उस पौधे से विच्छेद किए बगैर, यानी कि इससे जुदाई नहीं होगा, इसके साथ साथ में बिना इससे दूर किए जो जड़ उत्पन्न करने के लिए जो बाध्य किया जाता है, इस ऋतु को हम लोग दाब कहते हैं। और ये नाशपाती हो गया, नींबू हो गया, चमेली हो गया आदि इस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो ये सभी प्यारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। चलो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, दाब लगाने के विधि देख सकते हो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसका तना ही भाग यहाँ पर आया, फिर यहाँ से पेड़ खिल गया, देख रहा है आपको नहीं, और नीचे यहाँ पर आपको जड़ देख रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग देखो ये पेड़ है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये आपका पेड़ है, तो ये पेड़ प्यारे बच्चों, ये आपका तना है, तो देख रहे हो इसका तना नीचे भी आ गया, ये इसमें क्या हुआ, इसमें से भी पेड़ उग गया, यहाँ से देखो, यहाँ से ये निकल गया, फिर इसका भाग यहाँ तक आया, फिर इसमें इससे उग गया, देख रहे हो कैसे उग जा रहा है। यानी कि इसका तना है, इसके क्या हो रहा है, अगर जमीन में सट रहा है तो क्या हो रहा है, पौधे को जन्म दे रहा है। यानी कि इसका पौधा अगर जमीन में सटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे से भी उत्पन्न हो जाएगा। देख सकते हो खुद से दाब लगाने की विधि है। देखो इतना हम सरल प्रयास करते हैं, फिगर बना देते हैं ताकि कि हाँ एक्चुअल में आपका ऐसा होता है, इसलिए हम आपको प्रयास करते हैं कि फिगर से आपको समझा दे, और हर एक बात क्लियर रखिए। और आपका यहाँ से आप लोग को खाली समझते हुए जाना है, बाकी तो ये आप लोग खुद से याद हो जाएगा, क्योंकि फिगर हम आपको जब पढ़ा दिए, फिगर जब दिखा दिए तो खुद से अनुभव कर सकते हैं। चलो
यहाँ पर देखो पैबंद लगाना, पैबंद लगाना में क्या होता है, पैबंद लगाना में क्या होता है, इसमें एक पौधे की कोई भी शाखा, इसमें जो पैबंद में क्या होता है, एक पौधा है उसका कोई भी शाखा होगा, ठीक है, कोई भी शाखा होगा दूसरे पौधे की मोटाई की शाखा से कटाव बना करके बांध दी जाती है, यानी कि इसका एक शाखा जो है दूसरे पौधे के दोस्तों जो होता है मोटाई की शाखा से कटाव बना करके, ठीक है, बांध दी जाते हैं। इसमें एक पौधा जो होता है जन तंत्र, जड़ तंत्र दूसरे पौधे के जड़ तंत्र से मिलकर के एक पूर्ण पौधा बन जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसका जड़ तंत्र मिलकर के एक बढ़िया पौधा है, पूरा पौधा एक बन जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैबंद लगाना है। इस विधि का उपयोग करके उन्हें पौधे में हो सकता है जिनमें देखो इस पौधे का निर्माण उसी पौधे में हो सकता है जिनमें आपका क्या हो, यूस्टिल और एधा पाया जाता है, यानी कि ये जो होता है इसका कंडीशन रखता है यूस्टिल और एधा जिसमें पाया जाएगा उसी में आपका क्या है, तना जो है प्यारे बच्चों एक पौधा पूर्ण पौधा बन सकता है, यानी कि जड़ तंत्र क्या होता है, इसमें एक पौधे जड़ तंत्र दूसरे पौधे के तंत्र से मिल करके, यानी कि एक जो होता है जड़ तंत्र, यानी कि एक पौधा का क्या जड़ जो होगा उसका जड़, ठीक है, जड़ तथा दूसरे पौधे के तना, यानी कि जड़ तथा तना दोनों का क्या होगा, संयोग होगा, यानी कि उसका जड़ और एक का तना मिल करके पूर्ण पौधा बन जाएगा, बढ़िया पौधा बनेगा, किससे मिल करके, जड़ और तना से मिल करके। यह विधि उन्हीं पौधे में हो सकता है, ये जो विधि आप लोग देख पा रहे प्यारे, यह उन्हीं पौधे में हो सकता है, ठीक है, उन्हीं पौधे में हो सकता है जिसमें यूस्टिल और एधा पाया जाता है, यूस्टिल और एधा पाया जाएगा उसी पौधे में पैबंद का निर्माण होगा। पैबंद होने के लिए जड़ और क्या तना की आवश्यकता होगी, ऐसा इसमें कहा गया है। तो पूछेगा एग्जाम में पैबंद लगाना का एक प्रजनन क्या, तो ये आप लोग आराम से बना लेना पैबंद में। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग खुद से देख सकते हो, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर आपका काटा हुआ भाग है, जैसे ये आपका क्या है, तना है, ये आपका क्या है, नीचे आपका जड़ है, तो इसमें आप लोग क्या हुआ, इसमें क्या हुआ आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो काटा हुआ भाग था, ठीक है, उसका तना और ये जड़ नीचे वाला देखो ये अलग अलग पौधे का प्यारे, ये अलग पौधे का होगा, ये भी अलग पौधे का होगा, ठीक है, दो पौधा का है, तो यहाँ पर देखो इसका जड़े यहाँ पर से आपको मिल गया, ठीक है, ये जड़े तो मिल गया, ऊपर से एक और पौधा का तना लेकर आ गया, इसको क्या किया, मलहम पट्टे करके देख लो बांध दिया गया इसको इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, तो इसी को हम लोग पैबंद कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं वो भी देख लो, पैबंद लगाने की विधि आप लोग देख सकते हो, तना और जड़ मिलाकर के क्या पौधे का निर्माण किया गया है। ये जो नोट्स है प्रॉपर एकदम प्रॉपर नोट्स है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ेगा, जरूर टॉप कीजिएगा। चलो आ जाइए, उदाहरण के लिए कौन कौन सा पौधा है, पौधों में ऐसा हम लोग कर सकते हैं जिसमें यूटिल और बैंड पाया जाता है, तो इसमें आम होता है, मैंगो होता है, एप्पल होता है, नाशपाती होता है, नींबू होता है, और यहाँ पर अमरूद होता है, रबड़ होता है, बैर होता है, पीच होता है, पाइन होता है, ये सब आदि है। तो ये सब क्या है, तो पैबंद लगाने की एक विधि है जिससे आप लोग आराम से समझ गए होंगे। अब देखो चौथा में आता है काली लगाना, क्या होता है, चौथा में आपका काली लगाना आता है। देखो काली लगाना में क्या होता है, 4 नंबर में देखिए काली लगाना में क्या होता है, देखिएगा इस विधि में साधारण जाति के पौधे के तने को, यानी कि इस विधि जो मिल साधारण यानी कि सिंपल जो तना होता है, सिंपल जाति का पौधे का तना, यानी कि कोई भी पौधा होगा, ठीक है, कोई भी साधारण पौधे ले लीजिए, उसमें पौधे के तने को, तना माने आप लोग जानते हो तना उसको कहा जाता है, जैसे पेड़ पौधा हुआ तो इसका जो ये भाग जो होता है ये नीचे तक जड़ तक क्या होता है, तना होता है, ठीक है, तने को छाल की गहराई तक तिरछा काट लिया था, छाल यानी कि छाल मैंने नीचे तक, ठीक है, तिरछा काट, जैसे ये पेड़ है ध्यान दीजिएगा, ये पेड़ है प्यारे बच्चों, तो इसमें आपका तिरछा काट लिया जाता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से क्या तिरछा काट लिया जाता है। इसमें अच्छी किस्म के, देखो इसमें क्या है, अच्छी किस्म की कलिका को रोपित करके बांध देते हैं, यानी कि इसमें अच्छा किस्म की क्या, तो कलिका बांध देते हैं, क्या कालिका को क्या कहते हैं, बांध देते हैं, इसमें अच्छी किस्म के कालिका को बांध देते हैं। कुछ में कालिका दूसरे पौधे से जुड़ जाती है, कुछ में कालिका जो होता है दूसरे पौधों से जुड़ जाती है, और एक उस कालिका से नया पर्रो, यानी कि नया पर्रो का मतलब क्या, नए नए क्या, जैसे नहीं कहते पेड़ जला में जाता है तो आप लोग कहते हैं हाँ नया नया कुछ निकल रहा है इसमें से, यानी कि नया पर्रो का मतलब क्या हुआ, इसमें से कुछ हरी हरी पत्तियां निकलेगी जिससे पता चलेगा हाँ ये पेड़ लग रहा है कि शायद निर्माण हो गया है। कालिका या कालिकायन का प्रयोग अनेक देशों में किया जाता है, इसका जो योग है कालिका तथा कालिकायन का, ये अनेक देशों में भी किया जाता है। चलो यहाँ पर देखो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, इसका ही फिगर आपका दिएगा, काले लगाना में देख सकते हो इस प्रकार से ये पौधा है, तो इस पौधे में आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोग जो पढ़े वो वही वाली बात लेकर लिखा हुआ है, ठीक है, तिरछा काट लिया था, देख सकते हो इसमें क्या हुआ, तिरछा इसको काट लिया गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी जगह ये आपका हो गया,
ठीक है, ये आपका हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर भी आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कालिका लगाना, काली लगाना। देख सकते हो इसका भाग यहाँ से काट करके यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर इसका भाग आ गया है, तो ये होता है काली लगाना। ठीक है, क्या हो जाता है, काली लगाना। ठीक है प्यारे, समझ में आ रहा है। चलो, गुट्ठी लगाना, देखो गुट्ठी लगाना क्या होता है। ठीक है, देखो गुट्ठी लगाना क्या होता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे। यहाँ पर गुट्ठी लगाना में क्या होता है, गुट्ठी या एक पौधों के आते प्राचीन बागवानी तकनीक है। ये देखो, ये गुट्ठी लगाना जो है, ये आप लोग देखोगे गुट्ठी लगाना, ये जो है पौधे का एक तकनीकी विधि है। ठीक है, प्राचीन तकनीकी विधि है। इसका उपयोग उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर उष्णकटिबंधीय और यानी कि उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय झाड़नुमा पौधे में किया जाता है। यानी कि गुट्ठा लगाना तो झाड़नुमा पौधे के लिए बीच ये लगाया जाता है, पौधों में किया जाता है। इसमें मुलायम शाखाएं होती है, इसमें जो होता है मुलायम, मुलायम में क्या होता है, शाखा होता है, मुलायम मुलायम शाखा होती है। जमीन के पास ना होने से दाब का कलम लगाना जो होता है क्या होता है, संभव नहीं होता पाता। इनके दाब लगाना मुश्किल हो जाता है जब जमीन के पास क्या ना हो, तो शाखाएं ना हो। इसमें मुलायम शाखाएं जमीन के पास ना हो, यानी कि इसका मुलायम जो शाखा होता है अगर जमीन के पास ना हो तो इसको लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा संभव नहीं हो पाता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संभव तो नहीं हो पाता है लेकिन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, संभव ही नहीं है तो मुश्किल। चलो, जैसे जैसे इसमें एग्जांपल क्या हो गया, जैसे देख सकते हो यहाँ पर नींबू हो गया, नींबू के अंतर्गत क्या हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा, इनके विटामिन सी लगातार आपका आ रहा है। यहाँ पर लीची भी आप उसी में आ जाएगा। ये गुठी जो प्रवर्धन में कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पौधा है। ठीक है, ये पौधा पेड़ बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हो गुठी लगाया हुआ है, यहाँ से आपका पानी भी दिया गया। ठीक है, देखो इस पेड़ से आपका क्या जा रहा है, देखो इस पेड़ से क्या जा रहा है, देखो ये पेड़ है तो ये क्या आ रहा है, इससे आपका क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। तो इसी को हम लोग गुठी लगाना कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुठी लगाना कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे, बताओ। यहाँ पर दाब लगा के देखो, इसका उष्णकटिबंधीय में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जड़नुमा होता है, इसमें मुलायम शाखाएं जमीन की है। चलिए ये होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे इसको भी। फिर देखिए शाखा बंधन। ठीक है, ये शाखा बंधन में देख लीजिए क्या होता है, इसमें दो पौधों को साट दिया जाता है। शाखा बंधन मैंने, शाखा बंधन मैंने कि बांधना, शाखा बंधन में क्या, शाखा को बांध देना। जैसे कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, देखो शाखा को बांध दिया जाता है इसमें। जैसे ये पेड़ है, दो पेड़ है, तो पेड़ को क्या देख सकते हो यहाँ पर बांधा हुआ भी है। शाखा बंधन नाम से पता चला है कि ऊपर चलिए। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पौधे को बांध दिया गया, क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है। तो पौधे को बांध दिया गया है, शाखा बंधन, यानी कि शाखा बंधन का मतलब क्या, बांध, बांध दिया गया पौधों को। ठीक है, बांध दिया गया। तो इस विधि में घाटिया किस्म के पौधों को उत्तम पौधे से, ठीक है, घाटिया किस्म के जितने भी पौधे में उत्तम पौधे से बदला जाता है। यानी कि जितने भी घाटिया घाटिया दोस्तों पौधे हैं, ठीक है, उसको बढ़िया किस्म में बदला जाता है। इसी के जितने खराब है तो उसका यूज करके बढ़िया बनाया जाता है। यानी कि इसमें घाटिया किस्म के पौधे को उत्तम से उत्तम पौधे से बदला जाता है। इनके घाटिया किस्म का जितना पौधा उसको उत्तम किस्म में बदल दिया जाता है। इसमें एक उत्तम किस्म के पौधे के शाखा, ठीक है, जैसे कि एक उत्तम पेड़ है, घाटिया पेड़ है, घाटिया पेड़ जो है और उत्तम पेड़ है, इसमें क्या होता है, शाखा को थोड़ा थोड़ा काट करके उसको बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये पौधा जो होता है वो पूरा बन जाता है। देख सकते हो शाखा के साथ घाटिया किस्म के पौधे के तने के छाल का हटा करके, देखो मैंने बोला ना कि छाल जो उसका छाल होगा, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये दो पेड़ है, ठीक है, ये दो पेड़ है, तो इसमें क्या हुआ, इसका वाला भाग और इसका वाला काट के क्या जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ दिया जाता है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होता है, इसका आदान प्रदान हो जाता है। तो इस पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आगे फिगर दिखाऊंगा, पहले समझो। इसमें शाखा के किस्म को क्या होता है, पौधे के छाल हटा करके बांध देता है, ऊपर से मिट्टी लपेट के टाट बना देते हैं। ऊपर से मिट्टी लगा के हम लोग क्या कहते हैं, टाट बना देते हैं, टाट बांध देते हैं। तो समय पश्चात दोनों पौधे आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कि जब दो पौधों को जोड़ने का प्रयास किया गया तो दोनों पौधे क्या हुए, जुड़ गए। तो इससे ये जो जुड़ा प्यारे बच्चों क्या हुआ, पश्चात आपस में जुड़ गया। तो घाटिया किस्म के पौधे के शीर्ष को क्या किया जाता है, तथा अच्छी किस्म के पौधे को नीचे से काट कर अलग कर दिया जाता है। यानी कि घाटिया किस्म के पौधे के शीर्ष से तथा अच्छे किस्म के पौधे के नीचे का जो भाग था, यानी कि देखो जो अच्छी पौधे था उसका नीचे वाला जो भाग था उसको काट दिया गया है, और जो घाटिया किस्म का पौधा था ना जो बेकार का था उसका ऊपरी वाला भाग हटा दिया गया है। क्योंकि इसमें क्या कि अच्छा किस्म का पौधा वाला ऊपरी भाग में चला गया, क्योंकि पौधा हो गया है। और इसमें जो घाटिया किस्म का जो था उसको जड़ को क्या किया, हटाया गया। ठीक है, इस प्रकार से होता है।
पौधों को नीचे से काट के हटा के हला कहते हैं। इस प्रकार दोनों पौधे शाखाएं अदला बदली हो जाते हैं, इनके शाखाओं का क्या हुआ, अदला बदली हुआ। यहाँ पर देखो जैसे समझो, ये क्या हुआ, जैसे कि ये पौधे में क्या हुआ, आदला बदली हो गया। जैसे ये पौधे जो आपको दिख रहा है इसमें क्या हुआ, आदली बदली हो गया। जैसे कि ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा तो ठीक है, मान लो कि अच्छा किस्म का पौधा है, मान लो ये अच्छा किस्म का पौधा है, ये मान लो अच्छा किस्म का, ध्यान से समझिएगा, आपको याद कर ले, एक बार समझ लीजिएगा, आपको याद करने की गारंटी नहीं है। ये घाटिया किस्म का है, क्या है, घाटिया, ये घाटिया किस्म का पौधा है, ठीक है। तो अच्छा किस्म का जो पौधा है प्यारे, इसका जो तना है ना, ये तना, जैसे कि देखो ये तना इसका नीचे वाला है ना, इसको हटा दिया गया काट के, ठीक है, अच्छा किस्म वाला। और जो घाटिया किस्म वाला है ना पौधा, इसका ये वाला भाग खाली रहने दिया गया, इसको क्या रहने दिया गया, ठीक है। और इसमें था अच्छा वाला प्यारे बच्चों, अच्छे वाला जो था वो क्या हुआ, ये वाला घाटिया वाला था प्यारे बच्चों, घाटिया वाला क्या किया गया, अच्छा वाला ये वाला हटा दिया गया, ठीक है, और घाटिया वाला से ये वाला हटा दिया गया, ठीक है। घाटिया जो पौधा था ये वाला है, और ये आपका क्या हो, ऊपर अच्छा हो गया, यानी कि ऊपर वाला जो पत्ता होगा अच्छा किस्म का हो गया, नीचे वाला जो तना हो गया घाटिया किस्म वाला लग गया। यानी कि एक पौधा का क्या हुआ, शाखा प्रबंध हुआ, बाध्य प्रजनन हुआ, ये आपका कहलाया। परिभाषा पड़ेगा तो आपको खुद दिमाग में हट जाएगा कि हाँ ये सही है। चलिए 7 नंबर देखिए, देखिए 7 नंबर में कहा जा रहा है, ये जो है यह सबसे आधुनिक विधि है, जो सूक्ष्म प्रजनन होता है, जैसे सूक्ष्म जो प्रजनन होता है, ये सबसे क्या होता है, प्रजनन प्रवर्धन। तो ये जो होता है सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, ये सबसे आधुनिक विधि होता है। क्या होता है, ये जो होता है सूक्ष्म सूक्ष्म प्रवर्धन, ये सबसे अच्छी विधि होती है। क्या होता है, सबसे अच्छी विधि होती है। यह विधि उत्तक तथा कोशिका संवर्धन तकनीकी पर आधारित होता है। ये जो विधि होता है कोशिका तथा क्या होता है, यह विधि जो होता है कोशिका तथा उत्तक का, ठीक है ना, कोशिका संवर्धन तथा उत्तक पर आधारित होता है, ठीक है। ये आपका होता है सूक्ष्म प्रजनन। इस विधि में जिस पौधे का प्रवर्धन करना होता है, कि जिस पौधे का प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भाग से उत्तक को छोटा सा भाग अलग कर लेता है। यानी कि इस पौधे का जब प्रवर्धन किया जाता है तो इसका भाग जो होता है काट करके क्या जाता है, उत्तक से छोटा सा भाग जो होता है, यानी कि छोटा सा भाग इससे क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अभी जो उत्तक था अलग उसको किया गया। अभी इस उत्तक को आजार में, यानी कि आजार में परिस्थितियों में किसी संबंधन माध्यम पर वृद्धि कराते हैं। यानी कि ये जो अच्छा किस्म का दोस्तों उत्तक था अजर्म परिस्थितियों में किसी उचित संवर्धन माध्यम में, ठीक है, वृद्धि कराते हैं। यानी कि उचित समय देकर के इसका क्या वृद्धि करा जाता है। यह उत्तक पोषक पदार्थ का अवशोषण करके, इनके जो उत्तक होता है क्या होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करके वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छ बन जाते हैं। इससे गुच्छ बन जाएगा तो जाहिर सी बात है पौधा हो जाएगा, जिन्हें कैलाश कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें कैलाश कहते हैं। यही कैलाश नए पौधे के रूप में विकसित होता है। लो ये गुच्छ जब बन गया तो पौधा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि उग जाएगा, ठीक है। इस पादप को निकाल कर मृदा में लगा दिया जाता है, यानी कि मिट्टी में लगा दिया जाता है। इस विधि से लंबे समय तक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि ये मानव आर्टिफिशियल था, ठीक है, ये 6 गो था, मानव आर्टिफिशियल था जो कि पौधे उगाने का तकनीक था, ठीक है ना, अलैंगिक जनन में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो जिसमें आर्किडियास क्या लिखा हुआ, कार्नेसेंस, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर गुलदाउदी, और यहाँ पर देखा सतावर, ये सब क्या मशरूम, ये सब इसी पौधे के अंतर्गत में आता है। कुछ सुने या ना सुने होंगे, लेकिन मशरूम जरूर सुने होंगे, और आपका गुलदाउदी ये दोनों जरूर सुने होंगे, और सतावर ये 3 गो, ठीक है। तो ये आपका था, इसको एकदम अच्छी तरह से नोट बना लेना, और आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आप लोग देखिए बगल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर का हम लोग बढ़िया से दे देंगे। देखो ये सब आपका क्लियर हुआ। क्या था, एक नेचुरल प्राकृतिक बाध्य प्रजनन था, कायिक प्रजनन विधि था, ठीक है, मानव के निर्मित कायिक प्रजनन। तो मैंने मानव निर्मित बता दिया 6 गो था। अब इसमें देखो अलैंगिक जनन के महत्व आता है, फिर आपका अलैंगिक जनन चालू होगा। तो अलैंगिक जनन का महत्व क्या है, अलैंगिक जनन का हानि क्या है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको आराम से आप लोग आराम से सुनिए, याद हो जाएगा, मेरा गारंटी, ठीक है। तो आप लोग सुनिए क्या कहा जाता है। देखो पहला क्या होता है अलैंगिक जनन में, कि अलैंगिक प्रजनन वैसे पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। देखो अलैंगिक जनन वैसे पौधों के लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए, जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। यानी कि कहा जाता है अलैंगिक जनन उस पौधे के लिए आवश्यक है जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। उससे हम लोग क्या, तो अलैंगिक जनन जैसे इतना विधि पढ़े, उसी विधि में से किसी विधि का उपयोग करके हम लोग इसका निर्माण कर सकते हैं, और ये
पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रह सकता है ये पौधा, ठीक है। तो ये वैसे पौधे जिसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता, लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, वैसे कायिक प्रजनन द्वारा प्रजनन करते हैं। यानी कि देखो जिसमें लैंगिक अलैंगिक जनन नहीं होता है, ठीक है, तो जैसे कि लैंगिक जनन नहीं होता है तो अलैंगिक जनन द्वारा, ठीक है, कि या तो कृत्रिम रूप से या तो प्राकृतिक रूप से इसको क्या उगाया जा सकता है। तो ये आपका पहला लाभ हुआ, ठीक है, जिसमें क्या प्रजनन पौधे के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, बेस का इसमें निर्माण होगा नहीं करता है। तो यही एक विधि है जिससे हम लोग क्या हुए पौधे को बचा सकते हैं। जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, गन्ना, जैसे केले को देख लो आप लोग, उसी प्रकार से लगाया जाता है, इसका कोई बीज नहीं होता। केला का कोई बीज होता है जिसे हम लोग रोप सकते हैं? नहीं, केला का कोई बीज नहीं होता कि इसको हम लोग रोप सकते हैं, इसको कभी रोक ही नहीं सकते हैं कि हम लोग एक जमा से दूसरे जमा लगा देते हो गया। गन्ना भी उसी प्रकार है, अंगूर का पेड़ भी उसी प्रकार है। देख सकते हो, देख सकते हो अलैंगिक जनन का महत्व हो रहा है। और 5 नंबर में पूछा जाता है, देखो सेकंड नंबर में महत्वपूर्ण क्या है इसका बात। देखो अलैंगिक जनन जो होता है वैसे पौधे जिनके बीज का अंकुरन क्षमता कम अंकुरन क्षमता होता है, यानी कि वैसे पौधे जिनके बीज का कम अंकुरन क्षमता वाले होते हैं, अलैंगिक प्रजनन के हिसाब से संख्या वृद्धि करते हैं, अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। इनके कम क्षमता वाला जो होता है ये अपने संख्या में वृद्धि करता है, ये भी आपका एक लाभ है। चलो अलैंगिक जनन, देखो अलैंगिक जनन में के द्वारा तेजी से पौधे क्या होते हैं, संख्या वृद्धि करते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन में जो पौधे जो तेजी से संख्या में क्या करते हैं, अपने पौधे का वृद्धि करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अलैंगिक जनन में तेजी से करेगा चाहेगा तो मनुष्य अगर कृत्रिम रूप से बनाएगा तो बहुत सारे पौधों को क्या कर सकता है, बना सकता है, बहुत सारे पौधों को बिगाड़ भी सकता है। तो उसके मर्जी पर, ठीक है, जितना चाहेगा उतना क्या पौधों को उगा सकता है। यानी कि अलैंगिक जनन तेजी से पौधों को वृद्धि करने की एक विधि भी है, ठीक है, विधि भी है। इस विधि में लैंगिक जनन अपेक्षाकृत कम समय लगता है। यानी कि जो ये पौधे होते हैं अलैंगिक जनन जो करते हैं उससे कम बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन अलैंगिक जनन जो होता है बहुत कम समय बहुत पौधे को उगा सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया इस विधि में लैंगिक जनन की अपेक्षाकृत कम समय लगता है। यानी कहने का मतलब लैंगिक जनन में बहुत समय लगता है, अलैंगिक जनन में बहुत जल्दी पेड़ उग जाता है। जैसे आलू के कंद से 3 महीने में फसल मिलने लगते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में बीज द्वारा फसल प्राप्त करने में 1 से 1.5 साल लग जाता है। सोचिए डिफरेंस देखिए, अलैंगिक जनन में क्या हुआ, पौधे का जो निर्माण होना स्टार्ट हुआ मात्र 3 महीने में हो जाता है। अलैंगिक जनन यानी कि अलैंगिक जनन में क्या है, पौधा जो है आपका 3 महीने में आपका मान लीजिए जनन कर लेता है, बांध जाता है अलैंगिक जनन में, ठीक है। वहीं अगर प्राकृतिक रूप से बनता है, आर्टिफिशियल रूप से लैंगिक जनन करता है, तो ये जो होता है ना, ये नेचुरल रूप से जब लैंगिक जनन करता है तो इसमें 1 से 1.5 साल, ठीक है, 1 से 1.5 साल के 15 महीना कितना 18 महीना लग जाता है। यानी कि 6 गुना काम तेज हुआ किसमें, अलैंगिक जनन में। तो ये भी एक क्या है, महत्व है, ठीक है, तो इसको भी कर लीजिए। देखो यहाँ पर अलैंगिक जनन 4 में क्या है कि अलैंगिक जनन जो होता है, ध्यान दीजिए, अलैंगिक प्रजनन से पौधों को जीवित रहने की संभावना 100% होती है। देखिए अलैंगिक जनन जो होता है उसमें पौधों को जीवित रहने के 100% चांस होता है कि जीवित रहेगा, और उसमें कुछ और हो जाता है लैंगिक में, लेकिन अलैंगिक जनन में 100% दोस्तों संभावना रहती है कि पौधा जीवित रहेगा, ठीक है। जबकि बीज द्वारा संभावना सिर्फ 1% रह जाती है। सही बात है, क्योंकि बीज द्वारा जो पौधा होता है ना उसका कम चांस रहता है जीवित रहने का। लेकिन अगर वो माना ये अगर अलैंगिक द्वारा बना है, अगर ये अलैंगिक जनन द्वारा बना है तो इसमें 100% संभावना है कि पौधा हो ही जाएगा। 100 को लगोगे 100 को हो ही जाएगा। और वहीं अगर लैंगिक जनन में 100 को हुआ तो एकाग हुआ, ठीक है, एक पौधा ही होगा। और लैंगिक जनन में 100 पौधा जन्म जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फायदा लैंगिक और अलैंगिक में। चलिए ये देखिए आप लोग 5 नंबर में देखिए इस विधि द्वारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस विधि में क्या होता है, ध्यान दीजिए। इस विधि के द्वारा किसी जाति के विशेष लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसमें जो है इस विधि के द्वारा किसी जाति को विशेष लक्षणों को लंबे तक संरक्षित, यानी कि संरक्षण माने संभाला जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। किसके द्वारा, इस विधि के द्वारा विशेष लक्षणों को लंबे समय तक, जैसे कि किसी का लक्षण होता है तो उसको जो अलैंगिक जनन के द्वारा बहुत समय तक क्या रख सकते हैं, संरक्षित संग्रह करके रख सकते हैं। चले यहाँ पर रोपण देखो, रोपण विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के वांछित गुणों, ठीक है, वांछित गुणों का समावेश एक पौधे से दूसरे पौधे में किया जा सकता है। यानी कि इसमें क्या है, रोपण विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के वांछित गुणों को क्या है, समावेश एक पौधे में किया जा सकता है। कि वांछित जो गुण होता है पौधे का एक पौधे से दूसरे पौधे में हम लोग कर सकते हैं, किसके द्वारा, तो अलैंगिक जनन के द्वारा, रोपण के द्वारा।
चलो यहाँ पर 7 नंबर में, इस विधि से उत्पन्न किए गए पौधों में फल फूल जल्दी लगते हैं। सही बात है, क्या लैंगिक है तो इसमें जल्दी से फूल पौधे लगेंगे। क्या लगेंगे? फूल जो पौधे होंगे अलैंगिक जनन के द्वारा जल्दी जल्दी लगेंगे, एकदम तेजी से आएगा। ठीक है, क्योंकि अलैंगिक जनन के द्वारा ये जन्मा है। चलिए 8 नंबर में आइए, कहा जा रहा है कि कुछ विशेष, जैसे कुछ विशेष जातियां जिनका जड़ तंत्र कमजोर होता है, जैसे कुछ विशेष जातियां होंगे ना बच्चों जिसका जड़ तंत्र क्या होता है, जड़ तंत्र जो होता है वो कमजोर होता है, उनका प्रवर्धन रोपण विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि जिसका जड़ तंत्र जो होता है कमजोर होता है, उसका जो विधि है रोपण विधि द्वारा क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, रोपण विधि द्वारा। तो ये आपका हुआ। चलो 9 नंबर देखो, फिर उसके बाद हानि में देखना क्या क्या है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे पौधे जिन्हें लैंगिक जनन नहीं होता है, ठीक है, वैसे पौधे में लैंगिक जनन नहीं होता है, सामान्य तौर पर अलैंगिक जनन प्रजनन होता है। यानी कि जिस पौधे में अगर लैंगिक जनन नहीं है तो उसमें अलैंगिक जनन हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका पौधे जो है प्यारे बच्चों क्या हो गया, तो ये आपका बरकरार रहेगा इस सृष्टि में। ठीक है, अलैंगिक जनन को द्वारा इस पौधे को हम लोग जीवित रख सकते हैं कई वर्षों तक। ठीक है, लैंगिक जनन इसमें नहीं होता। चलिए यहाँ पर आ जाओ, हानि क्या है। तो हानि में क्या आपको मिल रहा है, तो हानि इसका ये है कि इस प्रकार के प्रकीर्णन लगभग अनुपस्थित होते हैं। जो प्रकीर्णन जो होता है इसमें अनुपस्थित रहते हैं, किसमें, इस प्रकार के प्रजनन में, जो जैसे कि प्रकीर्णन होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि सूर्य वगैरह जो होता है इस समय जिसमें लगभग अनुपस्थित रहता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में विधियां विभिन्नताएं होती है, अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नता एवं अनुकूल क्षमता नहीं होती है। इनकी विभिन्नता होता है और अनुकूल अनुकूल और प्रतिकूल जो क्षमता होती है नहीं होती है अलैंगिक में। उनको जनकों में पाए जाने वाली बीमारियां, ठीक है, जनकों में पाए जाने वाली बीमारियां नई पीढ़ी में स्वतः पहुंच जाता है। जैसे नया पीढ़ी है तो उसमें स्वतः पहुंच जाएगी। जनन के लिए प्राप्त किए गए कायिक प्रवर्धन को सूखने या खराब होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, जनन के लिए जो प्राप्त किए गए जो कायिक प्रवर्धन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सूखने या खराब होने का खतरा बना रहता है इसमें। ठीक है, चलो आज यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 5 नंबर में कहा जा रहा है कि कायिक प्रवर्धक को बीजों को कायिक प्रवर्धक को बीजों की तरह लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। यानी कि इसमें जो भी प्रवर्धन होगी इसके जो बीजों को है लंबे समय तक हम लोग क्या स्वस्थ नहीं रख सकते, लंबे समय तक सुरक्षित संरक्षित नहीं रख सकते हैं। चलो यहाँ पर 6 नंबर में आप लोग देखिए क्या कहा जा रहा है कि कायिक, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कायिक प्रजनन, ठीक है, कायिक प्रजनन द्वारा अलैंगिक जनन से लक्षणों का क्या होता है, क्षय होता है, लक्षणों का क्षय होता है। ठीक है, कायिक प्रजनन के द्वारा, किसके द्वारा, कायिक प्रजनन के द्वारा अलैंगिक जनन से लक्षणों का क्षय होता है, हो जाता है। ठीक है, ये आपका था। चलो इस विधि के द्वारा पौधों की संख्या में अधिकता के कारण आपसी प्रतियोगिता अधिक होती है। ठीक है, तो ये था आपका क्या लाभ हानि महत्व, ये था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पर क्या कहा था, लैंगिक जनन। देखो इसके पहले अलैंगिक जनन के बारे में पूरी जानकारी हम आपको बता दिए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लैंगिक जनन आपका पहला है कि लैंगिक प्रजनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि लैंगिक जनन क्या है, तो जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया, जो जीव होता है, जैसे कोई जीव है, ठीक है, तो जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जाति के भिन्न, यानी कि एक ही जाति के, ठीक है, एक जाति का होगा यानी कि पुरुष होगा तो पुरुष होगा, दो भिन्न जीव, एक ही जाति के दो भिन्न जीव, दो भिन्न मतलब एक पुरुष एक स्त्री, ठीक है, आपस में शारीरिक संबंधों के क्रिया के द्वारा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। और अलैंगिक जनन में तो क्या था, एकल जनक के ही उत्पन्न करता था, यानी कि उसमें पता ही नहीं चलता था कि वो पुरुष है कि स्त्री। ठीक है, एकल जनक जैसे संतान के अकेले में उत्पन्न करता था, लेकिन इसमें लैंगिक जनन में कि दो जीव की इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, एक ही जाति के, जैसे पुरुष है, जैसे पुरुष एक ही जाति का मतलब खाली मानव होना चाहिए, मानव है या तो पुरुष हो सकता है, जाति दो होगा, या तो पुरुष होगा या स्त्री होगा, शारीरिक संबंधों क्रिया के द्वारा अपने जैसे संतान की क्या करता, उत्पत्ति करता, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग लैंगिक जनन में कहेंगे। ये इस जनन से दोस्तों क्या होता है, इस जनन से उत्पन्न शिशु जो होता है अपने जनक के समान नहीं होता। मैंने कहने का मतलब क्या होता है, इस जनन से जो उत्पन्न जो पुरुष होगा ये स्त्री होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपने जनक के समान नहीं होगा, ये तो पुरुष हो सकता है या तो स्त्री होगा, ये अपने जनक के समान खाली एक ही नहीं होगा, मतलब कि वो पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी हो सकता है, तो अपने जनक के समान नहीं होता। उदाहरण के लिए देखो गाय हो गया, बकरी हो गई इत्यादि, क्या क्या लैंगिक जनन हो गया। क्या क्या पहले बच्चों, चलिए लैंगिक जनन आपका हो गया, तो इसको जरूर याद रखना है, यानी कि जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया जिनमें,
ठीक है, एक ही जाति के, ठीक है, इसमें क्या एक ही जाति के दो भिन्न आपस में शारीरिक क्रिया के द्वारा क्या जनन करता है, तो इसी को हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, गाय, भैंस, जितना भी प्रजाति है, ठीक है, जो जनन करते हैं उन ये सभी उन्हीं में आता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर लैंगिक जनन के बाद आपका मध्य चक्र आता है। मध्य चक्र क्या है? अब इससे क्या ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आराम से देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से एकदम पूरा बनेगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा जूम आउट कर ले रहा हूँ। चलो मध्य चक्र देखो, मध्य चक्र क्या ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आपका क्लियर होने जा रहा है। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। देखो मध्य चक्र नन प्राइमेट स्तनधारियों में, नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले, ठीक है, पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। अगर पूछेगा एग्जाम में मध्य चक्र किसे कहते हैं, इसका एग्जांपल दीजिए, या इनमें से कौन मध्य चक्र का एक उदाहरण है। तो आपको याद रखना, नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले वैसे चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया, जैसे गाय क्या हो गया, मध्य चक्र हो गया। क्या हो गया, मध्य चक्र हो गया। कुत्ता हो गया, चीता हो गया, हिरन होगा, चूहा होगा, भीड़ हो गया। यानी कि नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में, नॉन प्राइमेट मतलब समझ सकते हो, नॉन प्राइमेट जो स्तनधारी होता है, यानी कि जो भी स्तनधारी नॉन प्राइमेट है, तो इसमें क्या होता है, पाए जाने जो चक्र होता है उसी को मध्य चक्र कहते हैं। तो इसको याद रख लेना। और उदाहरण में गाय, बकरी, ठीक है, कुत्ता, चीता, हिरन, चूहा, ये सब याद आपको रखना है। ठीक है, मध्य चक्र में। और एग्जाम्पल में याद रखना, ये सब पूछेगा। और देखो ऋतुस्राव चक्र में क्या होता है, इसमें मनुष्य आ जाता है, बंदर आ जाता है, ये सब जो होता है मनुष्य की तरह ही दिखने वाला क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है। यानी कि इस प्रकार का चक्र प्राइवेट में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का चक्र प्राइमेट में पाया जाता है, जिसे ऋतु चक्र कहते हैं। और मध्य चक्र क्या था, वो नॉन प्राइमेट में पाया जाता है। ये क्या है, प्राइमेट में पाया जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, ऋतुस्राव चक्र के जैसे मनुष्य हो गया, जो मनुष्य की तरह दिखे। देखिए मनुष्य हो गया, बंदर मनुष्य की तरह दिखता है, गोरिल्ला भी आपका दिखता है। तो क्या हो जाएगा, ऋतुस्राव चक्र के अंतर्गत हो जाएगा। ये सब जरूर याद रखो, और बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछता है। आप लोग देखो क्वेश्चन में उठा करके, उसमें आपका पूछा गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में कि निम्नलिखित में से कौन ऋतुस्राव किस में होता है, या आप लोग को पूछेगा दो जातियों का नाम लिखे जिसमें मध्य चक्र होता है या ऋतुस्राव चक्र होता है। तो याद रखना, जिसमें प्राइमेट पाया जाता है वो आपका क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है। जिसमें नहीं पाया जाता, नॉन प्राइमेट होता है, उससे मध्य चक्र कहा जाता है। देखो ऋतुस्राव चक्र में क्या होता है, मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है। चलो यहाँ पर देखो मौसमी प्रजक, देखो मौसमी प्रजक क्या है, देखो मौसमी पर अधिकांश वैसे स्तनधारी जो वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि मौसमी प्रजक क्या होते हैं, मौसमी प्रजक वो होते हैं जो स्तनधारी वैसे स्तनधारी जो जीवों में पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, वनों में पाया जाता है। तो वैसे तो अपने जनन प्रवस्था का जो अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करता है, इसी कारण इन्हें दोस्तों ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजक कहा जाता है। यानी कि अपने मौसम के अनुसार ये क्या करते हैं, कार्य करते थे। यही परिस्थितियों के कारण इसका जो चक्रों का जो प्रदर्शन होता है, इसको ही हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी कारण से ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये आपका था प्यारे बच्चों क्या, मौसमी प्रजक। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, बस वन शॉट रिवीजन कर लीजिए। ये सब क्या है कि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है, और नोट में लिख देगा कि मौसमी प्रजक क्या, उसका दो उदाहरण आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, चलो सतत प्रजक क्या, अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण यानी कि पूरा, अधिकांश जो स्तनधारी होगा अपना पूरा जीवन काल जो यानी कि जनन काल, यानी कि जनन काल में प्रजनन के लिए सक्रिय होता है। इस कारण स्तनधारियों का सतत प्रजक कहते हैं। यानी कि सतत प्रजक वो होता है जो स्तनधारी जो होता है पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से जीवन काल, जनन काल में, ठीक है, जनन काल प्रजनन के लिए सक्रिय होता है। सक्रिय माने एक्टिव होता है, ठीक है, जनन करने के लिए। इसी कारण से स्तनधारियों को सतत प्रजक कहा गया है। क्या कहा गया है, सतत प्रजक कहा गया है। चलो यहाँ पर आ जाओ, उभयलिंगाश्रय। देखो उभयलिंगाश्रय क्या होता है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा। ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के आता है। कहा जाता है कि पौधों में नर तथा मादा अंग दोनों हो। ठीक है, जब पौधों में क्या हो, नर तथा मादा, यानी कि क्या हो, यानी कि इसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों अंग क्या हो, अंग दोनों जब एक ही पौधे में पास जाते हैं कि उसमें नर भी हो और मादा भी हो, तो उसे अब उभयलिंगा कहते हैं। जैसे नहीं होता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें दोनों पाया जाता है। पौधों में नर तथा मादा अंग दोनों पाया जाता है, तो इसे हम लोग उभयलिंगाश्रय कहेंगे। ये जो पौधे होते हैं उभयलिंगाश्रय कहलाते हैं। जैसे मक्का में क्या है, इसमें क्या है कि नर तथा मादा इसमें दोनों है, नर तथा मादा दोनों है। और रेडी में क्या है, इसमें भी नर तथा मादा दोनों है। गुड़हल में गुड़हल जो है इसमें भी है, और नारियल भी इसी का उदाहरण है। यानी कि आपके एग्जाम में
ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या सब्जेक्टिव में पूछेगा कि दो उभयलिंगाश्रय पौधों का नाम बताएं, या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगाश्रय है। ऑप्शन दे देगा क्या लिखा हो तो गुड़हल, यहाँ पर मक्का, रेढ़ी, नारियल, ये सब क्या है उभयलिंगाश्रय है। चलो आ जाओ एक लिंगाश्रय। देखो एक लिंगाश्रय क्या होता है, देखो एक उभयलिंगाश्रय था, एक एक लिंगाश्रय। जब नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पौधे पर विद्यमान होते हैं, यानी कि नर तथा मादा का जो जनन अंग होता है अलग अलग पौधे पर पाया जाता है, तब उन्हें एक लिंगाश्रय कहते हैं। जैसे खजूर हो गया, सहतूत हो गया, क्या हो गया पपीता हो गया, और क्या हो गया भांग हो गया। यानी कि जब नर तथा मादा क्या हो अलग अलग पौधे पर हो, अलग अलग पौधे पर हो, कौन नर और मादा, तो ये विद्यमान रहते हैं, तो इसे एक लिंगाश्रय कहा जाता है। जैसे एग्जांपल याद रखना, खजूर याद रखना, पपीता याद रखना, भांग याद रखना और सहतूत याद रखना। ठीक है चलो एक लिंगी की इसे कहा जाता है। देखिए एक लिंगी भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिंगाश्रय था, एक लिंगी है। देखो जिस पुरुष में केवल इससे केसर है ठीक है, जिस भी पुरुष में, ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जिस पुरुष में केवल इससे केसर या केवल पुंकेसर विद्यमान हो, या तो स्त्री केसर हो या तो सिर्फ पुंकेसर हो, तो होता है इस प्रकार के पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। यानी कि ये जो पुष्प हुआ प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहेंगे। किसमें, जिसमें पुष्प में केवल स्त्री केसर या पुंकेसर हो। ठीक है, और नर भाग ही पुंकेसर आपका कहलाता है। ठीक है फूल का, तो ये आपका पुंकेसर विद्यमान होता है, तो इस प्रकार के पुष्प को एक लिंगा पुष्प कहा जाता है। जैसे में आप लोग देख सकते हो कुकुराबिटेसी परिवार के सदस्यों में अधिकांशतः है एक लिंगा पुष्प होते हैं। जैसे मकई का मकई भी आपका एक लिंगी पुष्प है, ये भी आपको याद रखना है। देखो ये सब क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखना है, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया। नहीं विश्वास है क्वेश्चन बैंक में आप लोग देखिए एक बार, क्या पता चलेगा कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ये सही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी पुष्प है या द्विलिंगी पुष्प से आप क्या समस्या है, ये सब पूछा जाता है। देखो द्विलिंगी पुष्प में, जिस पुष्प में पुंकेसर क्या हो तथा स्त्री केसर दोनों विद्वान है, यानी कि यहाँ पर नाम से पता चला द्विलिंगी यानी कि दो लिंग। ठीक है, एक पुष्प का पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों विद्वान होते हैं, तो इस प्रकार के पुष्प को क्या कहते हैं, द्विलिंगी द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कारा हो गया, क्या होगा, जैसे कारा हो गया, बैगन हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, टमाटर हो गया, गुड़हल हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है किसका, तो द्विलिंगी का। चलो आ जाओ यहाँ पर परागण क्या, देखो परागण क्या, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 10 में भी आपको पढ़ना है। ये टॉपिक को आप लोग खुद भी समझ सकते हो, परागण क्या है। चलो यहाँ पर देखो कहा जाता है कि पुष्पधारी पादपों में एक पुष्प के परागण को दूसरे पौधे के पुष्पों पर, या दो कितना आसान परिभाषा है, पर पुष्पधारी पादपों में एक पुष्प के परागण को दूसरे पुष्प के पुष्पों पर या उसी पुष्प के प्रतिकाग्र पर परागण पहुंचने की विधि जो होता है उसी को हम लोग परागण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। क्या होता है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। तो जिसमें आप लोग देखिए पहले स्वपरागण आएगा, फिर आपका पर परागण आएगा। देखो स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण क्या होता है, देखो दो प्रकार का ये परागण होता है। परागण पहला स्वपरागण और दूसरा आपका पर परागण। देखो स्वपरागण होता है कि स्वपरागण में एक पुष्प का परागण जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के बतगाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग इत्यादि क्या है, स्वपरागण है, केवल द्विलिंगी पौधों में ही होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा स्वपरागण किसमें होता है, तो स्वपरागण जो है द्विलिंगी पुष्प में होता है। किसमें होता है, द्विलिंगी पुष्प में होता है। यानी कि स्वपरागण जो है एक पुष्प के परागण के पुष्प के बतकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। जैसे चना मटर क्या होगा, मूंग आदि क्या है, स्वपरागण है, याद में रखिएगा। चलिए पर परागण आ जाइए। देखिए देखो यहाँ पर पर परागण में कहा जा रहा है कि पर परागण में एक पुष्प के परागण दूसरे पर स्थित पुष्प के बतकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी कि पर परागण में क्या, एक पुष्प के परागण जो होता है, क्या होता है, परागण जो होता है दूसरे पौधे के पुष्प के बतकाग्र पर पहुंचता है। पर परागण एक लिंगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परागण जो होता है एक लिंगी पुष्पों में नियमित होता है, यानी कि नियमितता होता है। किसमें, तो पर परागण में एक लिंगी फूल, याद रखना ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। पर परागण बाहरी साधनों यानी कि साधनों से, पर परागण होता है बाहरी जो साधन होता है उससे क्या होता है, द्वारा होता है। कि पर परागण होता है बाहरी साधनों के द्वारा होता है। ठीक है, पर परागण किससे, तो बाहरी साधनों के द्वारा होता है। जैसे वायु हो गया, कीट हो गया, पक्षी हो गया, जल आदि क्या है,
जंतुओं द्वारा है, ठीक है, जंतुओं द्वारा होने वाला है। तो ये जो बत्रिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण अंकुरित हो जाते हैं, इनके बत्रिकाग्र पर ये पहुंच जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, इनकी इनका क्या जन्म होने लगता है। मतलब नर तथा मादा युग्मक के संलयन युग्मज कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। नर तथा मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। और इसके बनने की प्रक्रिया आपका क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। देखो नर और मादा मिलकर के जाइगोट बनाता है, इससे जो बनने की प्रक्रिया होती है इसको निषेचन कहा जाता है, कहा जाता है। इसे युग्मक के भी कहा जाता है, युग्मक संलयन है। देखो निषेचन का एक और नाम क्या है, युग्मक संलयन, ठीक है, एक युग्मक संलयन भी इनका नाम होता है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन द्विगुणित युग्मक उत्पन्न करता है। यानी कि इसमें क्या है कि आपका मादा तथा नर मिलकर के जाइगोट, और जाइगोट से आपका क्या बना, निषेचन। निषेचन का एक और नाम पड़ा इसमें युग्मक संलयन। चलिए ये इंग्लिश मीडियम रह गया। निषेधक को पीडीएफ बगल में मिल जाएगा, तो किसी बच्चों को टेंशन नहीं लेना। एप्लीकेशन ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं भी किया तो कर लीजिए, या पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, आराम से होगा। चलो यहाँ पर आ जाओ। निषेचन पुष्पीय पौध, जैसे पुष्पीय पौध, जंतु, शैवाल, कवक आदि मनुष्य लैंगिक जनन में निषेचन पे क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। पुष्पीय पौधों, जंतुओं, शैवाल, कवक आदि में क्या है, लैंगिक जनन होता है, तो ये निषेचन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि युग्मक युग्मक संलयन नए जीव के बनने के लिए आवश्यक है। युग्मक जो होता है नए जीवों को संलयन यानी कि बनने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन कुछ प्राणियों में बिना निषेचन की क्रिया संपन्न किए नए जीव निर्माण हो जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको बताए थे पहले भी। इस प्रकार की घटना अनिषेचन कहा जाता है। देखो अगर ये बिना दोस्तों निषेचन के संपन्न कोई क्रिया हो जाता है, इससे किसी नए जीव का निर्माण हो सकता है, तो इसे अनिषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लो, उदाहरण में क्या होता है, बिना जनन के क्या हो जा रहा है, मधुमक्खी हो जा रहा है, रोटिफाइव हो जा रहा है, पक्षी हो जा रहा है, जैसे टक्की तथा कुछ छिपकलियां इन जीवों में निषेचन क्रिया के निषेचन के बिना निषेचन के नए जीव को विकास करने लगता है। जैसे एग्जाम में आपका पूछेगा कि अनिषेचन क्या है, तो अनिषेचन याद रखना क्या होता है जो, ठीक है। इस प्रकार की घटना को क्या करें, नए जीव के बनने के लिए आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर कुछ प्राणियों में बिना निषेचन की क्रिया संपन्न किए, बिना निषेचन की क्रिया संपन्न किए नए जीव का निर्माण हो गया, तो आपका अनिषेचन कहलाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो ये सब आप लोग याद रखना प्यारे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। देखो कुछ पुष्पीय पौधे जैसे एंटीमोटरिया क्या है, क्या लिखा, एंटीनेरिया अल्पाइना में अनिषेचित अंडे विकसित होकर के, ठीक है, विकसित यानी कि पूरा विकसित होकर के भ्रूण बनाता है। चलो यहाँ पर आवाज आओ। यहाँ पर देखो निषेचन होने के स्थान के अनुसार निषेचन 2 प्रकार के होता है, एक बाह्य निषेचन, एक आंतरिक निषेचन होता है। एक बाह्य निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, बाह्य निषेचन नहीं आपका आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन के क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। निषेचन क्रिया जब शरीर से, जब बाह्य निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन क्रिया जब शरीर से बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी कि जब निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होगी तो उसको बाह्य निषेचन, और जब अंदर होगी तो उसको आंतरिक निषेचन। तो निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होता है तो जब बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे क्या होगा, जलीय प्राणियों, जैसे जल, जितने भी जल प्राणी जो जल में रहता है वो क्या है, बाह्य निषेचन, क्योंकि इसका जो निषेचन होता है बाहरी तौर पर होता है। मछलियों में बाहरी होता है, मेढक में बाहरी होता है। जल फिशन के जितना भी जलीय पौधा होगा वो क्या होगा, सब एग्जाम पूछेगा कौन निम्नलिखित में से बाह्य निषेचन का उदाहरण है, तो आप लोग देखना उसमें जलीय पौधा का खोजना। अगर तीनों ऑप्शन रहेगा तो चौथा ऑप्शन सभी होगा, अगर कोई एक ऑप्शन रहेगा तो आप लोग देख करके पहचान लेना। जलीय प्राणियों में शैवाल, मछली, मेढक, जेलफिश, सी स्टार, शेप आदि हैं, ठीक है। इन प्राणियों में युग्मक संलयन जल में होता है, यानी कि युग्मक जो संलयन होता है, ठीक है, युग्मक संलयन जो होता है, निषेचन जिसे कहते हैं, ये जल में ही होता है, क्योंकि इसीलिए इसको बाहर निषेचन किया गया। जलीय पौधे में बाह्य निषेचन करने वाले जीव में नर तथा मादा युग्मक एक ही समय में विसर्जित होते हैं। यानी कि जब बाह्य निषेचन होता है तो जीव में क्या होता है, नर तथा जो मादा होता है एक ही समय में क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। और यहाँ पर कहा जाता है समकालीनता प्रदर्शित करते हैं। बाह्य निषेचन करने वाले जीव में निषेचन एक संयोग होता है, इनके बाह्य जो निषेचन होता है उसमें जीव में क्या होता है, एक निषेचन एक संयोग होता है, इसीलिए जीवों द्वारा अनगिनत युग्मक उत्पन्न करके निषेचन में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण नई संपत्ति क्या होता है, संततियां उत्पन्न हो जाती है, की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है, अत्यधिक बढ़ोतरी होती है। परंतु इन बाक्षिकों से तब तक बहुत खतरा होता है जब तक ये प्रौढ़ प्राणी विकसित नहीं होते, जब तक दोस्तों खतरा साबित होता है जब तक ये प्रौढ़ प्राणी विकसित नहीं होते।
चलो आंतरिक निषेचन क्या है, तो आंतरिक निषेचन में आप लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार का निषेचन कब को सरीसृप को, देखो आंतरिक निषेचन किसमें होता है, ध्यान दो। आंतरिक निषेचन सरीसृप जो रेंगता है पक्षियों में, स्तनधारियों में भी होता है, ठीक है, तथा अधिकांश पौधों में भी होता है। यानी कि कुछ आंतरिक निषेचन जो होता है सरीसृप पक्षी और क्या है स्तनधारियों में तो होता है, स्थानियों में, अधिकांश पौधों में भी होता है। इन जीवों में मादा के शरीर के अंदर अंडाशय, देखो यहाँ पर इन जीवों में मादा के शरीर के अंदर, ठीक है, मादा के शरीर के अंदर अंडाशय में अंडा 299 उत्पन्न करता है। देखिए इन जीवों में जो होता है पौधों वगैरह में, इन जीवों में मादा जो होता है शरीर के अंदर अंडाशय में, ठीक है, क्या होता है शरीर में, क्या सॉरी यहाँ पर जीवों में मादा शरीर के अंदर अंडाशय में 299 अंडे उत्पन्न होता है तथा नर युग्मक तथा मादा युग्मक तुलना में छोटा होता है। लेकिन नर युग्मक जो होता है मादा युग्मक की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। नर युग्मक की तुलना में मादा छोटा होता है और अंडाशय में प्रवेश करके निषेचन क्रिया में भाग लेता है। किसमें, तो निषेचन क्रिया में भाग लेता है, किसमें, तो अंडाशय में प्रवेश करके। आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में मादा युग्मक की संख्या कम होता है। जिसमें आंतरिक निषेचन होता है उसमें क्या होता है, मादा युग्मक जो होता है युग्मक निषेचन ये क्या होता है, संख्या कम होता है, परंतु शुक्राणु पुमांग की संख्या अधिक होता है। ठीक है, देखो पुमांग तो पुष्प का भाग है, लेकिन ये शुक्राणु क्या मनुष्य का भाग है। यानी कि इसमें क्या पुष्प और यानी कि पक्षियों के बारे में, साथ में जंतुओं के बारे में, सभी के बारे में दिया गया है। तो मादा क्या लिखा हुआ, आचरणशील होती है। आंतरिक निषेचन करने वाले प्राणियों में शुक्राणु लिंग द्वारा मादा के योनि में विसर्जित किया जाता है। जो आंतरिक निषेचन होता है उसमें क्या होता है, प्राणियों का शुक्राणु का जो लिंग होता है मादा के योनि में क्या किया जाता है, विसर्जित किया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये आपका आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए लास्ट पॉइंट आ गया। अब आपका लैंगिक जनन, लैंगिक जनन हो गया। तो लैंगिक जनन का महत्व 5 नंबर में पूछा जाता है और भान्य में 5 नंबर में पूछा जाता है। इसमें पहला देखिए, पहला लैंगिक जनन के महत्व में क्या होता है, पहला लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ में क्या है, लैंगिक प्रजनन के दरमियान जनसंख्या के विभिन्न प्राणियों के बीच, ठीक है, विभिन्न प्राणियों के बीच जिनका हस्तांतरण होता है, इससे उत्तर परिवर्तन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अलग अलग देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार का इंसान का भी एक सेम दिखते नहीं, अलग अलग होता है। यानी कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जनसंख्या विभिन्न प्राणियों के बीच जिनका हस्तांतरण होता है, सबका जिन अलग अलग होता है, इससे उत्परिवर्तन में विभिन्नता उत्पन्न होता है। कोई काला जन्मा, कोई गोरा, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, इस प्रकार से। लैंगिक प्रजनन के दरमियान देखिए, लैंगिक प्रजनन के दौरान उत्पन्न हुई भिन्नता क्या लिखा था, उद विकास का आधार बनाती है। ये आपका सेकंड पॉइंट था लाभ में। चलिए यहाँ पर देखिए, अलैंगिक प्रजनन के कारण देखिए कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं दिखाई देते। देखो लैंगिक जब प्रजनन होता है तो कोई भी दो प्राणी समान नहीं दिखेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, अलग अलग। अलैंगिक जनन में समान दिखेगा लेकिन लैंगिक जनन में नहीं। चलो यहाँ पर आज 4 नंबर क्वेश्चन का हाजिर है कि लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं, ठीक है, जीवों में को बदलते परिस्थितियों के अनुकूल में सहायक होती है, जिससे यह प्रतिकूल वातावरण में रहने योग्य होती है। यानी कि लैंगिक जनन जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जीवों को बदलती है। ठीक है, जीवों को क्या बदलती है, परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल सहायक होती है, जिससे प्रतिकूल वातावरण में रहने योग्य होता है, प्रतिकूल स्थितियों में भी। चलिए 5 नंबर देखिए, लैंगिक प्रजनन के दौरान जिनका पूर्ण संयोग होने से जनसंख्या में ओज एवं जीवन शक्ति बनी रहती है। चलिए तो लाभ बहुत हो गया, हानि भी देख लीजिए। लैंगिक जनन के हानि क्या होता है, देखो लैंगिक प्रजनन काफी धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन जो होता है काफी धीरे धीरे होता है, और मैंने बोला था लैंगिक जनन काफी तेज होता है। जैसे कि लैंगिक जनन में देखिए, जैसे लैंगिक जनन में किसी पौधे को, ठीक है, बनने में कितना 18 महीने का लगता है, लेकिन अलैंगिक जनन मात्र 3 महीने में करके दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका लैंगिक जनन क्या होता है, तेज होता है, लेकिन लैंगिक जनन धीरे धीरे होता है। और इस प्रकार के प्रजनन 2 जनक के बीच होता है। देखो लैंगिक जनन क्या होता है, ये 2 जनक के बीच होता है, जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, 1 जनक से ही संतान की उत्पत्ति होता है। लेकिन इसमें जो होता है लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, 2 जनक। तो राइट, यहाँ पर देखिए 3 नंबर में कहा जा रहा है निषेचन। देखिए निषेचन की क्रिया संयोग से होता है। ठीक है, निषेचन की क्रिया किससे होता है, तो संयोग से होता है। ठीक है, इसमें संयोग होता है। चलो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में कहा जा रहा है कि उच्च, देखिए उच्च क्या कहा जा रहा है, उच्च स्पर्धात्मक जीवन। ठीक है ना, उच्च स्पर्धात्मक जीवन संघर्ष के कारण निम्न अनुवांशिक संघटन और प्राणी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उच्च वाला। ठीक है, चलो ये आपका 4 के बाद आपका ये 5 नंबर में कहा जा रहा है लास्ट हानि है। इसके लिए स्रोतों की आवश्यकता नहीं होती। देखो लैंगिक जनन में कोई भी स्रोत जो होता है उसकी आवश्यकता नहीं होता है। किसमें, तो लैंगिक जनन में जो होता है प्यारे बच्चों कोई भी स्रोत की
आवश्यकता नहीं होता है। चलो यहाँ पर देखो पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, तो ये तो आपको सिलेबस में नहीं है, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आज के लिए फिलहाल इतने बच्चों देख सकते हो लगभग ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है। ये तो आपका थोड़ा फालतू क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा। चलिए चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आपका इसका ऑब्जेक्टिव रह गया, तो ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। अगर इस चैप्टर से VBI सब्जेक्टिव की बात करें तो VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे, तो कहीं पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा हम आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। और आपको टॉपर जरूर बनना है, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ इसी प्रकार का टॉपर का नोट्स होता है, इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करेंगे, जरूर एक दिन टॉपर बनेंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी बैच नहीं ज्वाइन किए, नीचे आपको नंबर दिख रहा है, PDF नोट्स के लिए कांटेक्ट करें या बैच ज्वाइन करें। अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो PDF नोट्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर ज्वाइन करते हैं तब नीचे आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो नोट्स भी लेकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को खत्म होने के बाद जल्द ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महामैराथन लेकर आए हैं, और प्लस 100 प्लस ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।